लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे उसका मैं क्लोन कर लेता हूँ कोड लोकल सिस्टम पे। साइन इन। जब आपने डिवाइस चेंज करनी है तो गिटहब क्या करेगा, आपसे कंफर्मेशन एक कोड मांगेगा। वो मुझसे रिक्वायर कर रहा है कोड, वो मैंने ऐड कर देना है यहाँ पे। दिस इज कॉपी पेस्ट। और जो रेपो मैंने शेयर की हुई आप लोगों के साथ, वहाँ से जाके मैंने इस कोड को क्लाउड से लोकल सिस्टम पे क्लोन करना है। इसके लिए मुझे गिट इंस्टॉल करना है। ठीक है, फ्रेश इंस्टॉलेशन है, विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉल हुई है, तो पहले वाला जो गिट चल रहा था वो दूसरे उस पर सिस्टम पे वो, क्योंकि ये सिस्टम चेंज हुआ है, विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉल हुई है, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। आप में से सब अपने स्टूडेंट ने ये काम कर लिया होगा, आई एम होपिंग कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि क्लाउड से अगर मैंने कोड क्लोन करना है अपने लोकल सिस्टम पे रन करना है, चेक करना है, तो मुझे इसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। गिट फॉर अच्छा, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें, ये मतलब आप लोगों को ना, अभी मैं काम नहीं कर रहा, अभी कोडिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक हमारा जो एक एनवायरनमेंट रेडी करके हमने आगे इस पर हमने काम स्टार्ट करना होता है, ये उसका हिस्सा है। गिट को इंस्टॉल करना है लोकल सिस्टम पे। एक है गिट हब, एक है गिट लोकल सिस्टम पे, ताकि मैं उसकी जो कमांड्स हैं वो रन करके कोड क्लोन करना है, कोड पुश करना है, कोड डिप्लॉयमेंट करनी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये वन बाय वन मैंने जाके इसको नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा आप लोग कि जहाँ पे आप लोग अपना रेपो का कोड रख रहे हैं डिवाइस के, लैपटॉप में है, डेस्कटॉप में है, जिस ड्राइव के अंदर है, उसी ड्राइव में आपका गिट इंस्टॉल होना चाहिए। और जब हम कोड क्लाउड पे पुश करते हैं या डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो ये आपका जो कोड है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, उस स्पेसिफिक ड्राइव के अंदर से जाके कीज़ को ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। अदरवाइज़ अगर आप उसकी ड्राइव की लोकेशन चेंज कर देंगे तो क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि जब आप उसको कोड को पुश करेंगे क्लाउड पे, उसको रखने के लिए कमांड देंगे, तो वो रन नहीं होगा, एरर दे देगा। हो सकता है ना, अब ना आ रहा हो लेटेस्ट वर्जन में ये इशू, लेकिन पहले वाले वर्जन में ये इशू आ रहा था। अच्छा, इसको मैंने कर दिया फिनिश। अब मैंने जब कोड का लिंक मैंने करना है ना कॉपी, अब मैं जब ये लिंक कॉपी करूँगा, जब किसी भी, जैसे मैं आप लोगों को कोड शेयर कर रहा हूँ और आपने ये कोड ओपन करके अपने लोकल सिस्टम पे देखा, और आप लोग इस चीज़ को लोकली रन करके देखना चाह रहे हो इस कोड को, या इस पे आगे फर्दर आप लोग एक्सरसाइज के लिए इसी तरह का कोई कोड जनरेट करना चाह रहे हो, तो आपने फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है जो ये मैं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और वो क्या है जी, मैंने इसको कॉपी करना है। कॉपी दिस, जो ये लिंक इन्होंने हमें दिया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, ये क्लाउड पे उन्होंने हमें एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे ये तमाम मेरे प्रोफाइल के अगेंस्ट जितने भी कोड रखे हुए हैं मैंने, वो एग्जैक्टली लोकेट हो पा रहे हैं वाया दिस लिंक, इस एड्रेस के ज़रिए। जैसे हमने किसी को कॉल करनी होती, किसी के घर पे जाना होता है, तो ये एड्रेस काम आता है। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न हमारा जो ये लिंक है github.com/labib यूज़र नेम, जो भी आप लोग अपने स्टूडेंट जितने भी अपने अपने नेम से आप लोग बना रहे होगे, तो स्लैश नेम जो होगा वो आपका यूज़र नेम जो है वो आपका एड्रेस होगा बेसिकली क्लाउड पे, गिटहब के सर्वर्स पे, क्लाउड पे, वहाँ पे ये कोड आपने रखा हुआ है। तो मैं यही क्लोन करने लगा हूँ जी कोड, और ये मैंने क्लोन कर लिया। एंड देन इस पीसी पे न्यू
फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने git bash here ओपन git, क्योंकि मैंने git इंस्टॉल किया अभी आप लोगों के सामने, तभी ये मुझे ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आ रही है, नज़र आ रही है, अदरवाइज़ ये नहीं आ रही होती, ऑप्शन नहीं आ रही थी। इसको मैंने कर देना है पेस्ट, कमांड को सॉरी git clone एंड देन कमांड git clone करने के लिए, कॉपी करने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं हम, वो होती है git clone, cloning into, so it's done। अब जब मैं प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाऊंगा जो मैंने अभी बनाया आप लोग के सामने, तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो क्लाउड पे कोड अवेलेबल था, अब वो मेरे सिस्टम पे आ गया लोकली। जब हम क्लाइंट के साथ यूजली काम कर रहे होते हैं तब तो भी ऐसे ही हो रहा होता है काम। वो क्या करेगा, हमें अपना रेपो का कोड, क्योंकि हमने कोड में काम करने, कोडिंग करनी है, हमने रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमने वर्डप्रेस का जो होता है उसका एक लिंक होता है, क्रेडेंशियल्स होते हैं, लिंक होता है /wp admin, और उसके आगे उसकी क्रेडेंशियल्स लग के और फिर वो आगे हम कोड एक्सेस कर पाते हैं। अगर वो होस्टिंग डिटेल्स दे देता है तो हम cPanel से जाके कोड एक्सेस कर लेते हैं। इसी तरह से अगर वेबसाइट बनी हुई है शॉपिफाई के अंदर, तो वो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म का एक आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा क्लाइंट से, और अगर वो गिट पे रखा हुआ है उसने कोड, जिस तरह से ये मैंने स्टैटिक HTML है, Vue.js में काम हुआ है, रिएक्ट में काम हो रहा है, लारावेल में काम हो रहा है, वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो जैसे ही आपने उसको कमांड, पहला स्टेप ही यही करना है, आप करना होगा आपने जो भी उसने आपको रिक्वायरमेंट बताई है, कोई चेंजेस करनी है उसके अंदर, कोई स्टाइलिंग की चेंजेस करनी है, लेआउट क्रिएट करना है, कोई नया पेज क्रिएट करना है, तो वो तमाम चीज़ें इसी पहले इनिशियल स्टेप से हैंडल होंगी। दिस इज़ द बेसिक इनिशियल स्टेप। अभी हम काम नहीं कर रहे, वो एक डिफरेंट स्किल सेट है, कोडिंग करना एक डिफरेंट स्किल सेट है, लेकिन ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ राइट नाउ, दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नॉलेज है ये, जो एज अ डेवलपर हमें किसी भी प्रोजेक्ट को आसानी के साथ हैंडल करने के लिए, स्ट्रीमलाइन रखने के लिए ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो यही वो स्टेप हैं जो आप लोगों ने भी करने हैं। जब मैंने जिस रेपो का लिंक अभी ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप लोगों के गिट हब के अकाउंट क्रिएट हुए हैं, आप लोगों ने लोकली सिस्टम पे गिट इंस्टॉल कर लिया है, तो आप अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि आपने उस कोड को क्लोन करना है और फिर आगे एक्सरसाइज के तौर पे खुद से एक रेपो क्रिएट करके, और फिर उसको, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में एक रेपो पुश करके भी आप लोगों को बना के भी दिखाई, तो उसको आपने भी प्रोसीड ऐसे ही करना है अगेन। ये हमारा जो मेन काम है ना कोडिंग का, उससे हट के ये डिफरेंट स्किल सेट है। मतलब इस चीज़ों का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि फाइनली जब आप किसी भी वेबसाइट पे काम कंप्लीट कर लेते हो तो उसको आपने फिर डिप्लॉय करना होता है लाइव सर्वर के ऊपर। ये एक कंप्लीट पैकेज होता है डेवलपर का, कि उसने सिर्फ कोडिंग ही नहीं करनी होती, बल्कि क्लाइंट से कोड लेने के बाद, रिक्वायरमेंट लेने के बाद जो भी चेंजेस करनी है, उसके अंदर कोई बैनर चेंज करना है, कोई इमेज चेंज करना है, उसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी है, कोई प्रोग्रामिंग एंड पे लॉजिक उसने ऑथेंटिकेट करना है, API ऑथेंटिकेशन करनी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो कर लेने के बाद लोकली सिस्टम पे जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो गई, तो उसको या DB कनेक्ट करनी है, MongoDB जैसे इस कोर्स का हिस्सा है MongoDB, वो कनेक्ट करने के बाद आपने उसको पुश करना है लाइव सर्वर पे। वर्सल का जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया है, और भी बहुत सारे सर्वर मार्केट में हैं, वर्सल का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो गिट हब के साथ सिंक हो रही है आपकी रेपो, तो वो क्विकली चीज़ें आपको लाइव पे एक स्टेजिंग URL पे या लाइव URL पे, अगर उसको वेबसाइट का लाइव URL एग्जिस्ट करता है, परचेज हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डोमेन परचेज हुई है, तो वो आप लोगों को फ्रंट एंड पे उसका ब्राउज़र में आउटपुट नज़र आने लगेगा ऑन एन इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे जहाँ भी एक्सेसिबल होगा वो लिंक, जो भी चेंजेस आपने लोकली की उसको डिप्लॉय कर दिया गिट पे, वो आपको फ्रंट एंड पे नज़र आने लगेंगी। आपस में चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये मैंने क्लोन कॉपी कर लिया। अच्छा जी, इसको मैंने रन, उसको ओपन करना है विद इन VS कोड, CMD स्पेस कमांड लाइन, और यहाँ पे जाके कोड स्पेस डॉट। अब यही सारा कोड मेरा ओपन हो गया विद इन यस आई ट्रस्ट, क्योंकि मैंने ये खुद क्रिएट किया हुआ है। मुझसे कंफर्मेशन लेगा VS कोड, जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करूँगा तो मुझसे वो इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन लेगा कि आप इस ऑथर पे ट्रस्ट करते हैं, तो आई ट्रस्ट यस।
स्क्रीन को ओके करने के बाद, इसको मार्क डन करने के बाद, अब ये सारी जितनी भी फाइल्स हैं जो क्लाउड पे थी कुछ देर पहले, अब वो लोकल VS कोड के अंदर, जो कि एडिटर है हमारा कोडिंग करने के लिए, जिस पे हमने आगे फर्दर डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसको ट्रांसलेट करना है, तो अब मैं उस कोड को एक्सेस कर पाऊँगा। सो दिस इज़ अ कोड जो मैं पिछले 2 वीक से आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट टैग्स के बारे में बताया था। अच्छा, आज के लिए हम क्या करते हैं? आज के लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि मैंने एक डिज़ाइन डाउनलोड कर लिया है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप ओपन करने लगा हूँ। फ़ोटोशॉप यकीनन आप सब ने इंस्टॉल कर लिया होगा, और आज में मैं आप लोगों भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डे एंड पे आप लोगों को एक एक डिज़ाइन असाइन कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी एक चीज़, जिस चीज़ को बनाना है, बिल्ड करना है, वेब पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होम पेज है, उसको हमने क्रिएट करना है, बनाना है, उसका क्या पैटर्न होता है, कैसे हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। टैग्स का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को साइड बाय साइड, काफ़ी सारे टैग्स का मैंने कॉन्सेप्ट दे भी दिया है, तो उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये वाला जो डिज़ाइन है, इसको हम आगे कर लेते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया है यूजिंग द प्रीपिक में भी आप लोगों ने अपने अकाउंट बना लेने हैं। मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, फ्री वाले जाके डिज़ाइंस में आप लोगों को सबको एक असाइन कर दूंगा, वहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेना है, जैसे ये .psd फॉर्मेट में मैंने डाउनलोड किया है। अब ये है वो डिज़ाइन जिसको मैंने क्रिएट करना है। अब मैंने ये वाला, और हो जर्नली जैसे हम काम कर रहे होते हैं एज अ डेवलपर, जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारा एक पैटर्न होता है काम करने की, जो रूटीन होती है, तो हमें एक डिज़ाइन हैंड ओवर कर दिया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था, डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर उसकी वायर फ्रेमिंग होती है, देन फिर उसका डिज़ाइन किया जाता है फ्रॉम द डिज़ाइन डिपार्टमेंट, और फिर फाइनली उस पेज को हैंड ओवर कर दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। और ये जो प्रोसेस है, हर इसका फेज़ साइन अप्रूव करता है पहले, ठीक है? क्लाइंट ने डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव किया, देन वायर फ्रेमिंग अप्रूव हुई, देन फिर डिज़ाइन अप्रूव हुआ, जो भी, क्योंकि डिज़ाइन में चेंजेस करना आसान है, इंस्टेड के डेवलपमेंट में जाके कोई चीज़ चेंज करनी पड़े, वो एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो डिज़ाइन एंड पे कोई चीज़ ऊपर नीचे, कोई इमेज रिप्लेसमेंट करनी, कोई फॉन्ट रिप्लेस करना, कोई बटन की प्लेसमेंट चेंज करनी, कोई बैकग्राउंड चेंज करना, वो ईजी होता है। तो जब डिज़ाइन फेज से अप्रूव हो जाती हैं चीज़ें, फिर वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है। अच्छा, अब मैंने इसको ये एक, जब भी डिज़ाइन हमारे पास आएगा और वो फोटोशॉप का डिज़ाइन होगा, हम फिग्मा को भी देखेंगे, लेकिन और फिग्मा हमें इसलिए क्योंकि फिग्मा इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट में जो एक टूल यूज़ हो रहा है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग पर्पस, और फिर उस पर डेवलपर ने उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो वो एक आसान तरीका, ईजी वे है। तो इसी चीज़ को, और वो फोटोशॉप में भी हो सकता है, इसलिए मैंने फोटोशॉप का एक डिज़ाइन, फोटोशॉप का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। और फोटोशॉप का बेनिफिट ये है कि आपको बेसिक जो टूल्स हैं, इसके बेसिक जितने भी टूल्स हैं, उसका आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। यहाँ भी जो मैंने ये इंटरफेस ओपन किया है, इसमें आप लोगों को डिफरेंट बुनियादी सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं साइड पे, टूल प्लेटें है, ये सारे का सारा ना फोटोशॉप के अंदर जो टूल्स होते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का काम नहीं है इसमें हमारा। डिज़ाइन बना बनाया हमारे पास होगा, बस हमने उसको आगे ट्रांसलेट करना होगा। हाँ, अगर आप लोगों को शौक़ है डिज़ाइनिंग करने का, जैसे मैंने मेरे कई जो ग्रुप्स में यहाँ पढ़ा चुका हूँ, वो बच्चों को, ये भी स्टूडेंट्स को शौक़ होता है कि उन्होंने डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन वो डिज़ाइनर भी होते हैं सेम टाइम, तो वो डिज़ाइन आप लोग भी कर सकते हैं। वो आप लोगों की भी पर्सनल चॉइस है। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ यार, ये इस तरह का तो डिज़ाइन में भी बना सकते हो फोटोशॉप में, तो वो आप लोग के खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ डिटेल काम करेंगे, उसका बेनिफिट ये होगा कि जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि वो आपके काम को, इंटरेस्ट को, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए वो आपको कहेंगे यार आप डिज़ाइन भी कर दो, मुझे डिज़ाइन भी आप कर दो, डिस्क की डेवलपमेंट भी आप कर दो, उसको लाइव भी कर दो, सोशल मीडिया का काम। इस तरह से हम चीज़ें डिफरेंट, जैसे जैसे हम इन होते जाते हैं सेटअप के अंदर, उस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम टेक ओवर कर सकते हैं, कंट्रोल ले सकते हैं अपनी। आप कह लो कि यहाँ पे एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, और हम उसके साथ भी आगे काम लेके चल सकते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है फोटोशॉप में है, और ये डिज़ाइन का जो पैटर्न है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने वेबसाइट्स की बताई, जिसमें
नेक्स्ट कोला का मैंने बताया, और पेप्सी की वेबसाइट बताई, जे डॉट की वेबसाइट देखी हमने, लाइमलाइट की वेबसाइट देखी, और भी बहुत सारी वेबसाइट हमने देखी। तो उसका एक ख़ास किस्म का एक पैटर्न जो हमें दिखने में मिला, उसी तरह का ये एक डिज़ाइन है, और इसी को ही हम बिल्ड करेंगे। इसमें जो बुनियादी फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो लोगो राइट साइड पे, जो बड़ा अजीब सा है, होता नहीं है यूजली ऐसा लोगो। ये इन्होंने एक सैम्पल टेम्पलेट बनाई हुई है, तो डिज़ाइनर ने उसमें लोगो यहाँ रख दिया, अदरवाइज़ लोगो यूजली इस साइड पे होता है। तो सबसे जो टॉप से स्टार्ट हो रहा है वो नेविगेशन लिंक्स हैं। उस दिन भी जिक्र किया था मैंने, नेविगेशन लिंक्स हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं यूज़र को पेज टू पेज मूव करना है, या सेम पेज में हमने कहीं मूव करना है। और नेविगेशन लिंक्स के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, वो एंकर टैग होता है। ए का जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंकर टैग को। तो ये चीज़ हम उसी से ही बिल्ड करेंगे। ये पहला जो स्टेप होगा हमारा ULLI का स्ट्रक्चर होगा, और आज हम ULLI को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन लोगो होगा, लोगो मैंने लास्ट टाइम लगा दिया था, आज हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद क्या है जी, हमारा इसका ना डिज़ाइन का मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट हमारा इंट्रो बैनर है। इंट्रो बैनर में लेफ्ट साइड पे हमारा एक टाइटल आ रहा है, उसके बाद एक मेन टाइटल है, इसके बाद एक सब टाइटल है, देन डिस्क्रिप्शन, एंड देन ऑर्डर नाउ का बटन, और राइट साइड पे इमेज। और पीछे बैकग्राउंड भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड पैटर्न भी है, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। ये मग है कॉफ़ी का, और ये कॉफ़ी बीन है, एंड देन दिस इज एन अदर इमेज, एंड ब्लैक कलर है, पैटर्न कलर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक। और फिर ये नेक्स्ट सेक्शन पे हम आ जाते हैं, एंड देन दिस इज एन अदर बैकग्राउंड इमेज विद ब्लू बैकग्राउंड, सॉलिड कलर, ब्लैक कॉफ़ी का टाइटल है, बटन है, ऑर्डर नाउ, राइट साइड पे इमेज, एंड देन बॉटम में डिस्क्रिप्शन। इसके बाद एक और सेक्शन, हॉट कॉफ़ीज, इमेज, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बटन, कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। इसके बाद उसी को उसने चेंज कर दिया डिज़ाइनर ने। पहले वाले सेक्शन में उसने इमेज रखा है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, बट उसने जब नेक्स्ट सेक्शन बनाया तो टाइटल उसकी जगह चेंज कर दी, पैटर्न वही है। उसके बाद वाउचर्स का सेक्शन है, इमेज, टाइटल, उसके बाद वाउचर लगा दिया उसने, एंड देन गेट वाउचर ना, कस्टमर रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर रिव्यूज़। आजकल आप लोग अक्सर वेबसाइट्स में देखेंगे जो इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर रही होती है। किधर चला गया? छुट्टी हो गई, ये क्या सीन चल रहा है? इसको पासवर्ड यूज़ कॉपी पेस्ट, अच्छा जी, कस्टमर रिव्यूज़ में क्या होता है जी, हमारा कस्टमर रिव्यूज़ में जो भी वो वेब प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बेस कर रही है वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट हमने कॉफ़ी बीन से रिलेटेड है, कॉफ़ी मेन प्रोडक्ट है इनकी, तो उसमें कस्टमर रिव्यूज़। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन है वो है जी हमारे जब हम काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर US बेस, कैनेडियन, UK बेस क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर कर रही होती है वो होते हैं जी गूगल रिव्यूज़। तो ये हमारा जो सबसे ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ इन है इस सारे सेटअप के अंदर, और ये वहीं से ही जब हमने स्टैटिक लेआउट टेम्पलेट क्रिएट कर लिया तो इसी चीज़ को फिर हम कन्वर्ट करते हैं विद ओरिजिनल रिव्यूज़। पहले हम स्टैटिक लेआउट रेडी करते हैं, देन फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं विद रियल टाइम ओरिजिनल रिव्यूज़, जब गूगल रिव्यूज़ का मैंने आपको बोल सकती है। तो उसमें क्या आ रहा है जी, इमेज आ रहा है, नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, बैकग्राउंड इमेज है, ऊपर टाइटल आ रहा है। एक और सेक्शन है जी वी आर ओपन, उन्होंने अपना स्केजल बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है कि जी इस इतने बजे से इतने बजे तक ये शॉप ओपन होती है, और ये इन दिनों में ये टाइम है, और सैटरडे संडे में ये टाइम। उसके बाद है जी आवर ब्रांचेस, न्यूयॉर्क, जकार्ता, पेरिस, इमेज, बटन, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन, बैकग्राउंड इमेज,
एंड देन फुटर आ गया। फुटर में सिंपल लोगो है एक कॉलम में, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम इन्फॉर्मेशन है, उसके नीचे कुछ लिंक्स आ रही हैं, नेविगेशनल लिंक्स। उसके बाद लास्ट कॉलम में कॉन्टेक्ट अस का, और वहाँ पे सपोर्ट और जो भी ईमेल एड्रेस है ब्रांड का, और नीचे यहाँ पे लिंक्स लगा दिए हैं, नेविगेशनल लिंक्स वही ऊपर वाले टॉप में, बॉटम में भी रिपीट हो गए, और राइट साइड पे सोशल मीडिया। इस पेज को बिल्ड करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मुझे एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करना है, और एक्सटेंशन है जी लाइव सर्वर। अच्छा जी, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है जी, वो मैंने इंस्टॉल कर लेनी है ताकि मैं लोकली ट्रस्ट पब्लिशर इंस्टॉल। सर ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। इट्स डन। अब मैं पेज को ओपन करूँ जो मैं काम कर रहा था, और सिंपल जाके इस वाले, पहले ये बटन नहीं था, नीचे ये बटन नहीं आता, वो क्लिक करूँगा मैं तो वो मुझे ओपन कर देगा। अच्छा जी, ये वो लोगो मैंने जो एक्सपोर्ट किया था SVG फ्री पिक से जाके मैंने डाउनलोड किया था इमेज, और फिर यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया था, लगा दिया था। एंड देन ये सारी बेसिक इमेज लगाया था हमने, H1 H2 अप टू H6, पैराग्राफ का टैग, टाइटल, बुनियादी HTML के टैग्स, हेडर का टैग मैंने यूज़ किया था। तो आज मैं हेडर का टैग यूज़ करते हुए इस वाले स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ। साथ में हम कुछ स्टाइल शीट भी लिखेंगे ताकि हमें इन दोनों चीज़ों का, और साथ में जो जावास्क्रिप्ट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमारे पेज के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने ये बात जिक्र की थी, बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसको भी हम जब इस पेज को बनाएंगे तो उसको भी, उस कॉन्सेप्ट को भी हम वाया बहुत बुनियादी सा बेसिक सा जो कोड है इस चीज़ को समझने के लिए वो लिखेंगे हम, कि अगर फ़ोन के ऊपर हमारा जो पेज है वो ऐसे नज़र आ रहा है और उसमें लिंक्स इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, तो हम उसे शिफ्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे ऐसे नज़र आ रहा है तो फ़ोन पे वो किस तरह से दिखेगा। तो उसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे इसकी जो प्लेसमेंट है उसको हम चेंज कर देंगे, एक आइकन लगा देंगे वगैरह, और वो सब का सब जो उसकी पोजीशन है वो हैंडल हो रही होगी CSS से, और जो उसकी क्लिक के ऊपर फंक्शनैलिटी है वो जावास्क्रिप्ट का बहुत बुनियादी सा बेसिक सा कोड वो हम जनरेट करवा लेंगे यूजिंग द AI। तो अभी हम इस तरह से हम चलते हैं कि इस वाले लेआउट को क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट मेरा ये है कि मैंने जो यहाँ टॉप में आपको नज़र आ रहा है लोगो, और ये इस तरह से नेविगेशन लिंक्स, इसको मैंने लगाना है। बेसिक सा मैं कॉन्सेप्ट साथ में दूंगा आप लोगों को CSS का, CSS का कॉन्सेप्ट में दूंगा ताकि आप लोगों को इसका भी आइडिया हो कि हमने साइड बाय साइड जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस, HTML, ये सब हमने पैरेलल मूव ऑन कर रहे होते हैं, हम लेके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लोगो यूज़ करना है ये, और उससे पहले एज़ पर द डिज़ाइन अगर मैं चल रहा हूँ तो मैंने लोगो उस तरफ लगाना है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे मैंने नेविगेशन लिंक से, बेसिकली जो मेरा कोड लिखने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा नेविगेशन लिंक से, नॉट फ्रॉम द लोगो बट फ्रॉम द नेविगेशन लिंक्स। तो मैं इस वाले पेज को ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रिवील इन एक्सप्लोरर एंड देन
इसी पेज को मैं क्लोन कर लेता हूँ, और क्लोन करके जो पेज मैं क्रिएट करने लगा हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ जी, इसका नाम मैं रख देता हूँ रीनेम, और ये आगे जी हमारा लैंडिंग पेज। एक है होम पेज जो कि index.html है, और ये है मेरा लैंडिंग पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज। और यहाँ पे जाके फाइल नेम एक्सटेंशन, तो ये मेरा .html पहले जो पेज था वो भी .html में था, तो जब मैंने इसको क्लोन किया तो उसने उसको भी सी एक्सटेंशन के साथ उसने क्रिएट कर दिया, उसको सेम एक्सटेंशन से। पेज रेडी है। पेज को मैं अगर चेक करना चाहूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी कोड के अंदर मॉडिफाई नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो वो मुझे एज अ टेस्ट नज़र आएगा, ठीक है। लैंडिंग पेज .html एंटर। तो ये वही है, बिल्कुल क्लोन ही है। सो सेम जो चीज़ें यहाँ पे हैं index.html के अंदर, यानी कि होम पेज में, वही सारी चीज़ें हमें लैंडिंग पेज में भी नज़र आती है। लेकिन अब हम लैंडिंग पेज के लेआउट को चेंज करने लगे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा विद दिस स्ट्रक्चर लेआउट जो मैं बनाने लगा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। और इसके लिए जो पहली बुनियादी चीज़ है वो मैं चेंज कर देता हूँ जाके टाइटल इसका, वो है जी लैंडिंग पेज /कॉफी। ये चेंज हो गया जी, टाइटल चेंज कर दिया मैंने। यहाँ से जाके अब यहाँ ये जो मेरा स्ट्रक्चर है हेडर का जो टैग है, इसके अंदर मैंने सारी चेंजेस करनी है, क्योंकि मैंने नेविगेशन लिंक्स ऐड करने हैं और दूसरी साइड पे लोगो ऐड करना है मैंने। तो यहाँ पे इस वाले डिव को मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए रिमूव, और मैं एक अदद मैंने डिव ऐड किया फॉर द सेक ऑफ कंटेनर। डिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंटेन करने के लिए हमारे कंटेंट को, इमेजेस को, डिस्क्रिप्शन को, टाइटल को, और हमारे केस में अभी राइट नाउ URLi का स्ट्रक्चर है, nav का टैग है हमारा, इसके अलावा एंकर टैग है, इसके अलावा हमारा लोगो का SVG का कोड होगा, या PNG इमेज लगाना चाह रहे हैं वो होगा। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है इस वाले डिव के अंदर कंटेन करेगा, कंटेन कर रहा है, वो सारे कंटेंट को कंटेन कर रहा है, हमारे स्ट्रक्चर को कोड वाइज भी, सिंटेक्स को कंटेन कर रही है। वैसे डिवीजन के लिए भी यूज़ होता है, डिवीजन करनी है मैंने, जैसे मैं डिज़ाइन अभी आप लोगों को हमने ओवरव्यू किया, तो हमारे लेफ्ट साइड पे एक टाइटल आ रहा है, सब हेडिंग आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, बटन आ रहा है, और राइट साइड पे एक इमेज आया तो डिवीजन हो रही है। इसी तरह से टॉप में लेफ्ट साइड पे नेविगेशन लिंक्स हैं और राइट साइड पे लोगो है, डिवीजन हो रही है, डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रही है। तो ये काम भी हम डिव से ही करेंगे। इस तरह से ये लेफ्ट साइड की एक डिव होगी, हमारी राइट साइड की एक डिव होगी। जब हम कोड लिखेंगे, अभी हम लिखने लगा मैं, तो वो और ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। तो डिवीजन के लिए प्लस कंटेंट को कंटेन करने के लिए हम डिव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेक्शन का टैग भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम मेन का टैग भी यूज़ कर रहे हैं, हम हेडर का टैग भी यूज़ कर रहे हैं, स्नैप का टैग भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी कंटेंट को कंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ मेन जो है राइट नाउ आई एम यूजिंग द डिव फॉर द कंटेनर। और कंटेनर में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये जी मेरा कंटेनर फॉर द हेडर, ठीक, दिस इज द कंटेनर, दिस डिव रिप्रेजेंट कंटेनर, कंटेनर। और जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, अच्छा जी फर्स्ट पार्ट क्या है जी, मेरा URLi का स्ट्रक्चर। अब मैंने पहले जो लेक्चर्स डिलीवर किए उसमें मैंने एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया था, और एट्रीब्यूट्स हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ किए थे, मेटा टैग्स के अंदर यूज़ किए थे हमने, HTML के मेन टैग में हमने यूज़ किए एट्रीब्यूट। इसी तरह से हमने लिंक का जो हमने टैग यूज़ किया उसके अंदर भी मेटा, उसके अंदर भी हमने एट्रीब्यूट यूज़ किए, पाथ ऐड किया हमने। और इसका हमने जो इस पेज के स्टाइल शीट का जो इस पेज के साथ एक
जो जिसके लिए ये हेल्प कर रहा है हमें स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो स्टाइल शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज़ किया। इसी तरह से शॉर्ट आइकन, फैब आइकन का मैंने कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को, उसके हमने टाइप बता दिए, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एक इसी तरह से बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट होता है फॉर बहुत ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है क्लास। डिव के लिए, डिव के टैग के लिए, हेडर के टैग के लिए, एंकर टैग के लिए, यूएल के टैग के लिए, एलआई के टैग के लिए, सेक्शन के टैग के लिए, H1 के टैग के लिए, पैराग्राफ के टैग के लिए, फुटर के लिए, कहीं भी हम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और क्लास का एट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है, हमें अपने स्ट्रक्चर को पोजीशन करने के लिए, उसकी टाइपोग्राफी सेट करने के लिए, उसके बैकग्राउंड को सेट करने के लिए, उसको हमने किसी भी तरह की हमने कोई चेंजेस लेकर आनी है वाया यूजिंग द स्टाइल शीट, तो क्लास का एट्रीब्यूट हमें पहली प्रायोरिटी पे हमें स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा हम उस पर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड क्लासेस भी बना सकते हैं, वो उसकी सेकेंडरी ऑप्शन होता है। और जो जावास्क्रिप्ट के लिए हम मेन चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं वो आईडी होती है, यानी कि प्रोग्रामिंग के लिए स्पेसिफिकली जो एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे होते हैं वो आईडी होती है, एक क्लास एंड देन आईडी। और आईडी जो है वो यूनिक होती है। किसी भी टैग का जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, डिव का हमने एक टैग क्रिएट किया विद इन द HTML और उसको हमने टारगेटली उसको हमने यूज़ करना है, कोई उसके अगेंस्ट हमने फंक्शन लिखना है, कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कोई लॉजिक लिखनी है, तो वो आईडी के ज़रिए हम हुक कर रहे होते हैं डिटेल्स, वो चीज़ें इस एट्रीब्यूट के ज़रिए, आईडी के एट्रीब्यूट के ज़रिए। एट्रीब्यूट मतलब खासियत, खसूसियत, सलाहियत, किसी भी टैग की खासियत, खसूसियत, सलाहियत, उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी। जैसे हमने फ़ोन परचेज़ किया उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी, जैसे हमने कोई लैपटॉप परचेज़ किया बिल्ट इन फंक्शनैलिटी, जैसे हमने कोई कार परचेज़ की, कोई भी डिवाइस हमने परचेज़ की, कोई किसी एरिया में हमने घर ले लिया तो उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी आपका बुनियादी इसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें ही मैंने इसी एट्रीब्यूट में क्लास लिखा, स्पेस क्लास इज इक्वल का साइन, इज इक्वल मैथ्स इज इक्वल का साइन, डबल कोट कॉमा स्टार्ट एंड देन क्लास के अंदर मैं लिखने लगा हूँ कंटेनर। मैं क्लास के अंदर लिख रहा हूँ कंटेनर। ये सारे का सारा मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। कंटेनर जितना भी वर्ड है, मैंने इंग्लिश का वर्ड है कंटेनर, वो सारे का सारा मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। इसी कॉन्सेप्ट को बेस करते हुए कि जितना भी मेरा राइट नाउ विद इन द हेडर टैग जो मैं क्रिएट करने लगा हूँ स्ट्रक्चर, जिसमें नेव का मेरा मेन टैग आएगा, उसके अंदर ULL आएगा टैग होगा, उसके अंदर एंकर टैग होगा फॉर एवरी सिंगल लिंक, होम, अबाउट, मेन्यू, ब्लॉग, शॉप, कॉन्टैक्ट, उसके बाद एक लोगो आएगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कंटेन करेंगी, कंटेनर मतलब कंटेन कर रही होंगी इसके अंदर। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लिख दिया, जो मैंने बातें की आपके साथ वो सारी की सारी चीज़ें टेक्निकली मैंने राइट डाउन कर दी विद इन द HTML सेंटेक्स। HTML टैग के सेंटेक्स को, एट्रीब्यूट को यूटिलाइज करते हुए मैंने उसको लिख दिया, राइट डाउन कर दिया मैंने उसको। अब जो वेरी नेक्स्ट स्टेप है वो है जी मेरा नेव का टैग। इससे पहले हमने नेव का टैग क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन अब क्योंकि डिज़ाइन हमारे पास आ गया है और मैं उसको बिल्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो नेव का टैग, नेव का टैग क्या कर रहा है जी आपको, एक तो वो आपका जो एक स्ट्रक्चर है जो आप लिख रहे हो, HTML का जो सेंटेक्स आप बना रहे हो, कोड कर रहे हो, एक तो उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। हेडर के अंदर नेव का टैग क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की होगी कि वो नेविगेशनल लिंक्स को हैंडल कर रहा होगा। किसी भी वेबसाइट से, मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाई थी कोला नेक्स्ट की, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की थी पेप्सी की वेबसाइट ओपन की थी, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की थी अपवर्क की, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की थी गेट बूटस्ट्रैप, गेट इनटू पीसी की, गेट इनटू पीसी पे जाके फोटोशॉप इंस्टॉल की, गेट बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड CSS। तो इस सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं आपकी, एक जो पैटर्न है उसका, इसको भी और J.Dot की वेबसाइट थी, ठीक है। तो
तो ये क्या जी लोगो है आपका और ये लिंक्स हैं, तो दिस इज द नेव टैग, नेविगेशन, नेव से नेविगेशन, नेविगेट मतलब पेजेस टू पेजेस, पेज टू पेज नेविगेट करना, या सेम पेज पे उस सेक्शन पे मूव ऑन करना। जैसे आवर कंपनी का नीचे सेक्शन बना हुआ है, जैसे मैं क्लिक करूँगा उस वो पेज के उस सेक्शन पे नेविगेट कर देगा, स्क्रॉल डाउन कर देगा, क्लिक एंड देन, इसी तरह से ब्रांड्स, इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़, चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर्म, कैरियर, कैरियर के लिए पेज अलग हैं, ठीक है, दोनों पेज सारे नीचे लिंक्स बनते हैं। इसी तरह से दूसरी वेबसाइट है जी हमारी पेप्सी की, आई कंसाइन टू द कुकीज़। इन्होंने क्या किया हुआ लोगो लेफ्ट साइड पे, और लिंक्स नहीं है, बल्कि लिंक्स को उन्होंने एक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्लैप्सेबल का, क्लैप्सेबल के अंदर उसमें मूव कर दिया मैंने। हैंड लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन क्लैप्सेबल में, तो ये लिंक्स सारे के सारे, ठीक है, वन बाय वन लिंक्स। तो नेव का टैग रिप्रेजेंटेशन, इसी तरह से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट लोगो, नेव का टैग, लिंक्स, सेम वही पैटर्न है। इसी तरह से गेट इनटू पीसी लोगो, नीचे नेव का लिंक, नेव के टैग्स में लिंक्स बने हुए हैं, उन पे जो सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, 3D, ग्राफिक डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, डेवलपमेंट, ठीक है जी। लोगो अपवर्क एंड राइट साइड, एंड देन नेविगेशन लिंक्स, सर्च बार, और ये नोटिफिकेशन, सेटिंग, आइकन, ये सारा एक पैटर्न। एंड देन टेलविंड लोगो, और इनका उन्होंने जो भी वर्जन इस टाइम मार्केट में चल रहा है, एंड देन राइट साइड पे एक सर्च बार, एंड देन नेविगेशन लिंक्स, दिस इज द नेव टैग। तो ये भी हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर। अब हम चलते हैं जी कोड में। तो नेव का टैग क्या कर रहा है, आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है नेविगेशन लिंक्स की रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने जो नेक्स्ट टैग मैंने यूज़ करना है यूएल, और यूएल के अंदर जो मुझे रिक्वायर है लिंक्स जो मैंने ऐड करने एज पर द डिज़ाइन को देख देख के ही मैं बिल्ड कर रहा हूँ पेज। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 अबाउट होम, अबाउट, मेन्यू, ब्लॉग, शॉप एंड कॉन्टैक्ट, 1 2 3 4 5 6 मुझे एल आईज चाहिए यूएल के अंदर, 6 एल आईज चाहिए, और एल आई के अंदर मुझे एक एंकर टैग चाहिए, हर एल आई के अंदर एक एंकर टैग चाहिए, जिसके ऊपर क्लिक करके उस पेज पे कस्टमर को हम रीडायरेक्ट कर सकें, नेविगेट करवा सकें, या उसी सेम पेज पे रहते हुए हम अबाउट के सेक्शन पे नेविगेट करवा सकें वगैरह। तो मैंने एल आई लिख दिया, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड एंकर टैग। तो मैंने क्या किया जी, यूएल के अंदर मैंने 6 एल आईज ऐड किए, ठीक है, एल आई यूएल एल आई। अब यूएल क्या है, HTML के अंदर अगर आपने कोई लिस्ट बनानी हो, लिस्ट यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड, एल स्टैंड फॉर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब कोई नंबर्स नहीं है, बस एक जर्नल जेनेरिक कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया है, होम का लिंक है, अबाउट का लिंक है, मेन्यू है, ब्लॉग है। अगर वो नंबर्स वाले होते 1 2 3 होता तो उसके लिए हम OL यूज़ कर सकते थे, OL एंड UL, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, एक तो मैंने रीज़न आप लोगों को बता दिया कि इसकी जो विजिबिलिटी है, इसकी रीडेबिलिटी है पेज की हमारी, वो बढ़ रही है, देख के पता चल जाएगा, कोड को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये जो लिखा गया है कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो डिज़ाइन ऊपर होगा उनके सामने और कोड को कंपैरिजन किया जा रहा होगा तो क्विकली पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार दिस एरिया, फॉर द सेक ऑफ दिस एरिया, स्पेसिफिकली फॉर द सेक ऑफ दिस एरिया, इस चीज़ को हाईली रिकमेंडेड तरीका यही है कि इसको हेडर के टैग में रखा जाए और फिर नैव के टैग में रखा जाए और फिर ULLI के टैग में रख के इस एरिया को बिल्ड किया जाए, लिखा जाए, कोड वाइज, सेंटेक्स वाइज लिखा जाए। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं तो इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमें अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, इसी तरह से उर्दू में काम कर दो, उर्दू के हरूफ आने चाहिए, इसी तरह से हम पंजाबी लैंग्वेज में काम, पंजाबी अरबिक में करें तो अरबिक में वर्ड्स आने चाहिए। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट
कि HTML लैंग्वेज के अंदर हमें इस सारे स्ट्रक्चर को लिखने के लिए, राइट डाउन करने के लिए इन टैग्स की हेल्प अवेलेबल है हर वक्त, हम वक्त। इसका ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट है हमारा, वो हमारे पेज की रैंकिंग को बेहतर कर। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इन टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पेज की जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है, ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली या ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली, यानी हमने पेज बना दिया, इन टैग का इस्तेमाल किया, अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज़ किया, सिमेट्रिक कोडिंग हमने यूज़ की और इसको हमने डिप्लॉय कर दिया सर्वर के ऊपर, वर्सल पे लाइव सर्वर में हमने डिप्लॉयमेंट कर दी, तो उसकी जो रैंकिंग है वो जितने भी सर्च इंजन्स हैं दुनिया में राइट नाउ, गूगल है, बिंग है और बहुत सारे सर्च इंजन हैं, उसमें उसकी रैंकिंग खुद ब खुद बेहतर होगी। उसकी क्रॉलर क्रॉल करके उस पेज को बेहतर रैंकिंग में लेकर आएगा, क्योंकि हमने कोड लेवल पे और भी बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ ये भी है कि हमारा जो कोड है वो जितने अच्छे तरीके से हम टेक्निकली लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, जितनी अच्छी उसमें हमने टैग का इस्तेमाल किया होगा, उसकी रीडेबिलिटी हमने इंक्रीज़ करने के लिए वर्कआउट किया होगा, तो वो चीज़ें हमारे पेज की रैंकिंग को भी बेहतर कर रही होंगी। और ये रिकमेंडेशन SEO डिपार्टमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी आ रही है। नींद आ रही है आपकी? अकेडमी गए थे आज? अभी जाना है यार, ये कुर्बानी जो है ना, हम ज़्यादा ही कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा होम का आ गया लिंक, उसके बाद है जी अबाउट का लिंक आ गया, उसके बाद है जी मेन्यू। ऐसे आपकी जो मम्मा है ना, उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजन ले लिया अभी ना, आपकी एज प्लस, हाँ, या फिर ये है कि आप सिर्फ यही काम करो, पढ़ाई जोड़ो। वो दूसरा मेरा बच्चा आता है इब्राहिम, उसने पढ़ाई टाटा बाय बाय, बस वो यही करता है सारा दिन। वो उसके बाबा ने उसको ऑप्शन, दोनों अम्मा भी उनकी साथ ही होती हैं हेल्प करने के लिए हम वक्त, तो ये पेरेंट्स की तरफ से चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। अगर आप एक्स्ट्रा बर्डन करेंगे बच्चे के, तो फिर वो कहेगा यार ये क्या हो गया। तो ये हैं चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। ज़्यादा बहुत हैवी भी नहीं करना चाहिए, बहुत बिल्कुल ही लाइट भी नहीं होना चाहिए, दरमियानी रास्ता ठीक रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने रखना है जी कॉन्टैक्ट। एग्ज़ाम्स तो नहीं हो रहे आजकल आपके? हो गए एग्ज़ाम्स? आप दोनों सेम क्लास में हो ना? सेम क्लास है आपकी? नाइन्थ क्लास बताई थी ना? 8 में हो गया। ठीक हो गया जी, ये मैंने कर दिया 1 by 1, ठीक है, ऐड कर दिया जी, सारे ऐड हो गए। और HREF का जो एट्रीब्यूट है विद इन द एंकर टैग, ये हमारे पेज के पाथ को, जैसे हमने उसके एड्रेस ऐड किया था हमने फॉर द स्टाइल शीट, तो ये हमारे पेज के उसी पेज पे रहते हुए हमने नेविगेट करना है किसी सेक्शन पे, वो हम ऐड कर सकते हैं, उस सेक्शन का ID ऐड कर सकते हैं या नेम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने उस पेज को ऐड करना है, जैसे इस वक्त हम लैंडिंग पेज .html के अंदर हैं, और अगर मैं चाह रहा हूँ होम पेज को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसका जो एड्रेस है वो लिख सकता हूँ, और वो मैं लिखूँगा किस तरह, इसी एट्रीब्यूट के अंदर index.html, ये मैंने एड्रेस कनेक्ट कर दिया। अब जब यूज़र होम पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट कर जाएगा होम पेज पे, जो हमने पेज बनाया उसके ऊपर क्लिक कर जाएगा। तो ये आपका जो एट्रीब्यूट है विद इन द एंकर टैग, जो कि E अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपको हेल्प आउट कर रहा है यूज़र को उस पेज पे नेविगेट करने के लिए। नेविगेशनल लिंक्स, टेक्निकली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, नेविगेशनल लिंक्स उस पेज पे ले जाने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए, होम पेज से लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज से अबाउट अस के पेज पे, अबाउट अस के पेज से मेन्यू के पेज पे, मेन्यू के पेज से ब्लॉग के पेज पे, ब्लॉग के पेज से शॉप के पेज पे, एंड शॉप से कनेक्टेड ऑफिस में पेज कनेक्टेड हैं सबके सब। तो ये कनेक्शन कायम कर रहा है तमाम पेजेस के लिए। HREF का बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एंकर टैग में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो आपके पेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने में हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा जी, ये मेरा रेडी हो गया, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। एंड देन द सेकंड थिंग, ये मैंने ये सारा कोड मैंने लिख दिया, ठीक, इसका मैंने कोड लिख दिया। HTML के अंदर रहते हुए मैंने सारे कोड को राइट डाउन कर दिया, लिख दिया। अब मुझे राइट साइड पे लोगो भी चाहिए, तो मैं कोड के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, और कोड के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो अगली लाइन मैंने ऐड ऑन करनी है यहाँ पे, वो है जी लोगो की।
लोगो मैंने आप लोगों को लगाना बता दिया था। अब हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में से इस वाले लोगों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इस वाले लोगो, ये लोगो वो मैंने लगाना है इस लोकेशन पे, और मैं इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्नैप के टैग में डिवीजन कर लेता हूँ। डिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को बताया डिव का टैग यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल यूज़ दिस डिव फॉर द ULLI स्ट्रक्चर। इसको मैंने मूव ऑन कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके टॉप एरो की, बॉटम एरो की, इससे हम टैग्स के अंदर कोड को मूव ऑन कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स को मूव ऑन कर सकते हैं। और मैंने ये किया है, मैंने सारा कोड ब्लॉक सेलेक्ट किया एंड देन डिव के अंदर मैंने मूव ऑन कर दिया। और मुझे VS कोड मुझे बता रहा है कि यार ये आपने जो आपका जो डिव है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड दिस इज़ द लाइन रिप्रेजेंटिंग, और ये URL का स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, बुनियादी सारी डिटेल्स। इसके बाद मैंने एक और डिव ऐड करनी है। एक और डिव मैंने किस चीज़ के लिए ऐड करनी है, फॉर द लोगो। डिवीजन कर रहा हूँ मैं, लेफ़्ट और राइट की डिवीजन कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड ऑन करना है जी। और वो अब लोगो का जो भी कोड होगा वाया PNG या वाया SVG वो एंकर टैग के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। इस चीज़ को बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करने के लिए कोड लेवल पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर द नेविगेशन लिंक्स, नेविगेशन लिंक्स यहाँ से हो रहे हैं जी ये स्टार्ट, और यहाँ पे हो रहे हैं जी एंड विद फॉरवर्ड स्लैश। और ये हो गया जी आपका लोगो। कॉपी एंड पेस्ट लोगो विद फॉरवर्ड स्लैश एंड। अब मैंने क्या करना है जी, इस वाले लोगों को विद इन फोटोशॉप मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है। फोटोशॉप में ये मैंने पहले चीज़ नहीं बताई, फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फोटोशॉप हमें बहुत इजीली फैसिलिटेट कर रहा होता है, इमेजेस को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्विक वे में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बहुत बुनियादी सा तरीका है वो हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, स्लाइसिंग का। तो मैं अभी वही स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेता हूँ। इस लोगों के लिए मैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेता हूँ। वैसे हम जो इमेजेस जो होते हैं हमारे, वो हम करने के लिए उसके अंदर हम स्लाइसिंग यूज़ कर रहे होते हैं पेज के अंदर, ठीक। जैसे मैंने ये एरिया करना, जैसे मैंने ये वाला एरिया मूव ऑन करना है तो मैं स्लाइसिंग अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, स्लाइस टूल राइट नाउ फ्रॉम दिस टूल प्लेटे। इसमें कुछ बुनियादी टूल्स हैं जिसमें ये जूम का टूल है। इसके अलावा स्लाइसिंग टूल में आने के लिए मैं जाता हूँ राइट क्लिक, यहाँ पे ये क्रॉप टूल सेलेक्ट हुआ है, दिस इज द क्रॉप टूल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे चाहिए स्लाइस टूल, ठीक है, थर्ड वन। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया स्लाइस टूल तो उसने जो उसका साइन है ना वो चेंज कर दिया है कर्सर का मेरा, और बिल्कुल जस्ट लाइक शीशे का जो काम करते हैं ना, शीशे की शॉप्स होती हैं तो वो उन्होंने कटर रखा होता है, शीशा काटने के लिए ना कटर होता है, तो ये बिल्कुल इस तरह की शेप है। तो अब मुझे चूँकि ये वाला लोगो लेके जाना है, मैंने इसको करना है मैंने एक्सपोर्ट। तो मैंने जब इसको सिलेक्ट कर लिया स्लाइस टूल को, इसी में से टूल प्लेटे में से मैंने लिया है स्लाइस टूल, इसको मैंने जब सिलेक्ट कर लिया देन अब यहाँ पे इसको मैंने स्लाइस लगाना है, इस वाले लोगो के लिए मैंने स्लाइस लगाना है। तो मैं जूम टूल के लिए Z प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाके जूम करता हूँ, और स्लाइस के लिए होता है C, ठीक। C स्टैंड फॉर द स्लाइस टूल एंड जूम Z, ठीक। C एंड आई एम प्लेइंग विद द शॉर्टकट कीज़। अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं है शॉर्टकट कीज़ तो आप स्विच कर सकते हो, जूम टूल स्लाइस टूल। बेहतर है कि शॉर्टकट कीज़ याद करें। अच्छा जी, मैंने ये स्लाइस टूल सेलेक्ट किया एंड क्लिक और ड्रैग, क्लिक कर रहा हूँ मैं और ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। तो
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक भी लोगो है वो एक रेक्टेंगल बॉक्स लग गया है, वो सही है, इट्स डन। बिल्कुल एज टू एज जूम करके मैं ना पिक्सल, जितना भी ये काम हम देख रहे हैं बेसिकली पिक्सल्स के अंदर हुआ है, पिक्सल टू पिक्सल। मैंने एक पहले भी जो एक इमेज आप लोगों को डाउनलोड करवा के मैंने बताया था, आप लोगों को पिक्सल्स होते हैं। जो भी हम ये देख रहे हैं सारा स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं, ये जितना भी हमें इमेज नज़र आ रहा है, ये जो हमने इमेज फ्री पिक से हमने लगाया था, डाउनलोड किया था, ये तो ऑल ये जितना भी ब्लैक कलर है, यहाँ पे एक डिफरेंट कलर है, यहाँ ये डिफरेंट कलर है, वो एक डिफरेंट कलर है, वो एक जो कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ख़ास किस्म का, एक फ्लैश स्टाइल में, यहाँ पे ये ग्लास है, इसकी टेबल का कलर डिफरेंट है, ये लैपटॉप की हर चीज़। तो ये तमाम चीज़ें पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स से मिलके ये सारा इमेज बना हुआ है, पिक्सल्स हैं। तो पिक्सल्स वही पिक्सल्स, यहाँ पे आके मैं उसको मज़ीद अगर मैं जूम करता हूँ, दिस इज द, जैसे मैंने उसको क्लोज किया तो मुझे पता चल गया अच्छा ये तो सारा काम पिक्सल्स में, डॉट्स के अंदर काम है विद इन द फोटोशॉप या विद इन द फिग्मा, विद इन द स्केच, विद इन द XD, और या कोई भी डिज़ाइन कैनवा के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन फॉर द डिज़ाइन के अंदर जो हम देख रहे होते हैं, वो सारी के सारा कितना जितना भी काम इलस्ट्रेटर के अंदर भी वो सारी की सारी चीज़ें पिक्सल्स के ज़रिए मिल के और वो फिर हमें डिस्प्ले पे नज़र आ रही हैं। तो मैंने इसे जूम किया ताकि मैं इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकूं कि जब मैंने ये स्लाइस लगाया, इसको मैंने क्लिक करके ड्रैग किया है तो कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई। तो फॉर देट सेक ऑफ पर्पस मैंने इसको जूम ऑन करके देखा है तो ये बिल्कुल परफेक्टली उसने सही जगह पे स्लाइस लगा दिया। अच्छा, वैसे ये स्लाइस टूल जो है ना फोटोशॉप के अंदर, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है, जस्ट लाइक मैग्नेट। जैसे मैंने ये एक स्लाइस टूल लगाया तो वो जहाँ पे ये लोगो का कलर है ना वो है वाइट, लोगो का जो OR है वो वाइट है, और राइट साइड पे कलर डार्क है, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह काम कर रहा है कि उसको पता आइडिया है फोटोशॉप को कि शायद इस वाली एलिमेंट को इसके ऊपर स्लाइस लगाया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा आपको एजेस पे, ऑटोमेटिकली एज टू एज आपको एक स्लाइस ड्रॉ कर देगा। अच्छा, जब मैंने स्लाइस लगा दिया, डन हो गया, तो फोटोशॉप के अंदर क्या हो रहा होता है, लेयर्स के अंदर काम हो रहा होता है। फोटोशॉप में लेयर्स में काम हो रहा होता है सारा। लेयर्स का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है लेयर्स का? लेयर्स के कॉन्सेप्ट के लिए हम चलते हैं जी, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ से जाके लेयर्स के सेक्शन को मैं करता हूँ जी ओपन। अच्छा जी, लेयर्स में क्या है, ये सारे का सारा जो डिज़ाइन हम देख रहे हैं ना, जिसको हमने ओवरव्यू किया है, अभी देखा है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये जितना भी एक स्ट्रक्चर है इसमें नेविगेशन लिंक्स हैं, इंट्रोसेक्शन है, टाइटल है, ये सब का सब लेयर्स में रखा हुआ है, लेयर्स में काम हुआ है। डिज़ाइनर ने हर एलिमेंट को, हर चीज़ को बना के लेयर्स के अंदर, लेयर्स मतलब एक फोल्डर है, ग्रुप, एंड देन फिर उसके अंदर फिर फर्दर एलिमेंट, कोई रेक्टेंगल लगा हुआ है, कहीं पे टाइपोग्राफी लगी हुई है, कहीं पे टेक्स्ट टूल के ज़रिए टेक्स्ट लिखा गया है, कहीं पे बटन बनाया गया है यूजिंग द रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल, कहीं पे ग्रेडियंट इफेक्ट, कहीं पे कुछ, कहीं पे कोई एलिमेंट वगैरह वगैरह, सारी सारी चीज़ें आ रही हैं विद इन द लेयर्स, लेयर्स आ रही हैं विद इन द लेयर्स। तो मुझे क्योंकि लोगो स्लाइस करके लेके जाना है, और मेरे रिक्वायरमेंट ये भी है कि मैंने उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, PNG रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली लेयर को ऑफ कर सकता हूँ। कौन सी वाली लेयर को, जो ये बैकग्राउंड लेयर आ रही है पीछे, इसको मैंने ऑफ करना है। उसे ऑफ करने के लिए हमारे पास ये जो लेयर्स का पैनल आ रहा है विद इन द फोटोशॉप, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक लेयर्स का पैनल आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस वाली लेयर को ऑफ कर सकता हूँ, इस वाली लेयर को ऑफ कर सकता हूँ। और वो हमारे पास एक और टूल होता है, जैसे स्लाइस टूल होता है, जैसे जूम टूल होता है, इसी तरह से एक सिलेक्शन टूल भी होता है। सिलेक्शन टूल, स्लाइस टूल, जूम टूल, टेक्स्ट टूल, पेन टूल, मोस्ट कॉमनली जो हम लोग एज अ डेवलपर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका हमें कॉन्सेप्ट होना भी चाहिए, उसके नाम मैंने ले दिए हैं। इसके अलावा क्रॉप टूल भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बुनियादी स्लाइस टूल, जूम टूल, सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल। इसके अलावा अगर आपको डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है तो बेहतर है,
अच्छा हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगा। तो मैंने क्या किया जी, स्लाइस टूल से मैंने स्विच किया सिलेक्शन टूल पे। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया तो इसने इस वाले को हाईलाइट कर दिया एंड देन इस वाले को उसने चेंज कर दिया। ठीक, अब वो मेरा स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। मैंने जैसे सिलेक्ट किया फॉर दिस बैकग्राउंड, ओके, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। मुझे आइडेंटिफाई हो गया ये रखा हुआ डिज़ाइनर ने कहाँ पे, इस वाली लेयर के अंदर, उसका नाम है बैकग्राउंड। ये जो लेयर है उसका नाम रख दिया उसने बैकग्राउंड, और मुझे इसको करना है ऑफ। तो जैसे ही मैंने ऑफ किया तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट भी यही है, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट लेके जाना है। सो दिस इज द लोगो जो मैंने स्लाइस लगाया, रेक्टेंगल शेप में है। स्लाइस जो है आपका रेक्टेंगल शेप में राइट नाउ। अब मैं वापस जाता हूँ स्लाइस टूल पे, सी पहले मैं सिलेक्शन टूल पे था। अब डायरेक्टली अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं याद तो आप डायरेक्टली टूल के ऊपर क्लिक करोगे तो वो स्विच हो जाएगा। तो अब मैंने इस वाले स्लाइस को जो मैंने ऐड ऑन किया है, इसको मैंने नेम ऐड करना है। इसके अगेंस्ट कोई नेम ऐड करना है, नेम, आई नीड टू गिव इट अ नेम। उसका क्या बेनिफिट होगा, जिस नेम से मैं इसको सेव करूँगा ये वही नेम फिर वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा विद इन फॉर द इमेज। जैसे मैंने इमेज फ्री पिक्स से डाउनलोड किए थे लास्ट टाइम, उसके एक ख़ास नेमिंग कन्वेंशन आ रही थी। जब मैंने डाउनलोड किए थे नेमिंग कन्वेंशन आ रही थी ख़ास किस्म की। और वो नेमिंग कन्वेंशन क्या थी, नेमिंग कन्वेंशन मतलब नाम, प्रोग्रामिंग और बैकग्राउंड विद पर्सन वर्किंग विद कोड्स कंप्यूटर डॉट जेपेग, ये पूरी नेमिंग कन्वेंशन है। तो ये वही नेमिंग कन्वेंशन है जो मैं यहाँ पे रखूँगा। और वो मैंने रखना है नेम के जो पहला वाला एक फील्ड आ रही है विद इन द स्लाइस ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। दिस इज कॉल्ड अ डायलॉग बॉक्स फॉर द स्लाइसिंग ऑप्शन। यहाँ पे जाके जो भी मैं नेम रखूँगा वो सेव होगा। जब मैं इस पेज इसको एक्सपोर्ट करूँगा इस इमेज को, तो वो इमेजेस के फोल्डर में जाके वो वाला नेम उसी नेम से वो सेव हो जाएगा। क्योंकि मैं लोगो स्लाइस किया है, लोगो को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन भी लोगो ही कर देता हूँ। लोगो, लोगो एग्जिस्ट करता है तो लोगो ठीक है। एंड देन इफ आई वांट टू, इसको मैं लोगो कॉफी लैंडिंग पेज भी कर सकता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन रिलेटेड जिस टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड मैं नेम रखूँगा ताकि मुझे कल को चीज़ें मैनेज करना इजी हो। कॉफ़ी, लोगो कॉफ़ी एंड देन ओके। इसमें विड्थ और हाइट सिर्फ मैंने नेम रखा है उसका एंड नथिंग एल्स। विड्थ हाइट में मुझे बता रहा है। ओके, इट्स बिन डन। अब मैंने इस वाले स्लाइस को लगाने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी करना है। तो मैं जाऊंगा फाइल में और उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और थर्ड ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 एंड 4, सेव फॉर वेब लेगेसी। सेव फॉर वेब लेगेसी क्लिक करूंगा। सो दिस इज एन अदर डायलॉग बॉक्स। एक स्लाइसिंग का डायलॉग बॉक्स था, ये एक और डायलॉग बॉक्स है, प्रीव्यू कह लें, डायलॉग बॉक्स कह लें। प्रीव्यू क्या बता रहा है वो कि जब मैं इस इमेज को उस पर लगाऊंगा कोड के अंदर और ब्राउज़र पे उसका आउटपुट कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, यूज़र को कैसा वो इमेज नज़र आएगा। तो वो मुझे उसका एक आउटपुट ओवरव्यू दिखा रहा है कि प्रीव्यू उसका इस तरह का होगा। ऑप्टिमाइज ओरिजिनल ये है और ऑप्टिमाइज, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेज ऑप्टिमाइज इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, जो कि हमारे पेज ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। और पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक गूगल का जो हमारा टूल है पेज स्पीड इनसाइट के नाम से जो एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ें भी हमें इम्प्लीमेंट करने में इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा होता है कि आप अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें। तो हम उसी इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। ये हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस भी चल रहा है साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शंस आ रहे हैं, जिफ, जेपैग, पीएनजी 8, 24 और वेब। तो इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट ले जाना चाह रहा हूँ, तो फोटोशॉप में अगर हमने अपने इमेज को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ सेव करना होता है तो उसके लिए जो बिल्ट इन प्रीसेट फॉर्मेट अवेलेबल है वो है जी PNG 24। वो क्या करता है, हमारे इमेज के बैकग्राउंड
आपके ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहा होता है, ताकि इमेज लगने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी रखें उससे कोई इम्पेक्ट ना आए, अकॉर्डिंगली वो चेंज कर ले। कोई अगर ब्लू कलर है, वाइट कलर है, कोई रेड कलर है, वो अकॉर्डिंगली इस लोगों के बैकग्राउंड में नज़र आएगा हमें। तो वही काम किया मैंने, PNG24 कर दिया। बाकी स्पेक्स को मैं चेंज नहीं कर रहा, मैंने सिंपल जाके PNG24 किया, सादा सिंपल ऑप्टिमाइज फॉर्मेट में मुझे ये दिखा रहा है। इसका जो वेटेज है, इस इमेज का वेटेज जो है ऑप्टिमाइज होने के बाद PNG फॉर्मेट में सेलेक्ट होने के बाद वो है जी 4.13K, 4.13K PNG24 4.13K। एंड देन वंस आई क्लिक ऑन द सेव बटन, ये ओके हो गया, डन हो गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है इस इमेज को आपने सेव कहाँ पे करना है। तो मेरी जो वर्किंग रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे चलते हैं, और वो है ये डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, एंड देन द बेसिक HTML वेब बैच 10, ये मेरी वर्किंग रूट डायरेक्टरी है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया इसको, तो फोटोशॉप क्या करता है, आपको फोटोशॉप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपको फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा इमेजेस के नाम से, ठीक है, इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करेगा, और उसमें जाके वो इस वाले इमेज को प्लेस कर देगा, रखेगा, कीप करेगा, रखेगा वहाँ पे। एक आप कह लोगे एक ड्रॉर बना दिया उसने, और उसके अंदर हमने वो चीज़ रख दी, ठीक, तो ख़ुद से वो बना देगा। इसमें बुनियादी चीज़ें आपको जो सेट करनी है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसको अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देना है। इसमें आपको इमेजेस ओनली करना है। अगर HTML एंड इमेजेस हों, आप फोटोशॉप इंस्टॉल करें और इस प्रोसेस पे यहाँ पे करके आएँ, यहाँ तक पहुँचें और आपको मैसेज आ रहा हो, तो आपने इस चीज़ को चेक कर लेना एक दफ़ा कि वो ना HTML ओनली हो, ना इमेजेस एंड इमेजेस, उस खाली सिर्फ और सिर्फ इमेजेस होंगे। एंड द लास्ट ऑप्शन जो आपने चेंज करना है, वो स्लाइसिस की जगह आपने कर देना है सेलेक्टेड, ऑल स्लाइसिस की जगह आपने कर देना है सेलेक्टेड स्लाइसिस। जो हम स्लाइस लगाए हैं हमने, वो स्पेसिफिकली वही लेके जाए, अदरवाइज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे और भी स्लाइसिस बोले जाएगा, वो हमें ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। तो मैंने ये 3 चीज़ों को क्रॉस चेक किया। हो सकता है आप जब फोटोशॉप इंस्टॉल करें और प्रोसेस करके यहाँ तक पहुँचे आपको कोई चीज़ भी चेंज ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। इमेजेस ओनली, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, सेलेक्टेड स्लाइस, और लोकेशन जहाँ पे हमने इमेज को सेव करना है, लोकेशन। जब आपने सेलेक्ट कर लिया उस फोल्डर, जो भी आपका वर्किंग रूट डायरेक्टरी है, जैसे मेरे केस में बेसिक HTML वेब पेज है, वेब बैच 10 है, आपके प्रोजेक्ट का नेम भी हो सकता है। तो आपने रूट डायरेक्टरी में आने के बाद इन तीनों सेटिंग्स को ओके करने के बाद, स्लाइस आपने पहले ही लगा लिया है, तो आप सेव के बटन पर जैसे ही हिट करेंगे तो वो आपका इमेज सेव हो गया फ्रॉम द फोटोशॉप टू एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू द वर्किंग रूट डायरेक्टरी। वो हम जाके चेक भी कर लेते हैं। हम चलते हैं जी, अच्छा जी, वो इमेज कहाँ पे आ गया जी, हमारे पास आ गया जी इमेजेस के फोल्डर। ये इमेजेस का फोल्डर पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये फोटोशॉप ने बनाया, और फोटोशॉप में उसने ये वाला रख दिया। तो वही काम जस्ट मैंने जाके उसको लिंक लगाना है, और मैं लिंक इमेज लगाऊंगा, इमेज का टैग मैं यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं इमेज का टैग यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम SVG के ज़रिए आप लोगों को लगा के बताया था लोगों को, अब मैं इमेज का टैग यूज़ कर रहा हूँ। और इमेज के टैग में 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, सोर्स का और ऑल्ट का, और क्लास का। आज हमने एक नया एट्रीब्यूट एक्सप्लोर किया क्लास का, ID का, ठीक, क्लास एंड ID। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ जी इसका ऑब्वियसली HTML के टैग के अंदर क्लास जो एट्रीब्यूट है, और इसी तरह से ID एट्रीब्यूट है फॉर द प्रोग्रामिंग। क्लासेस यूज़ करते हैं हम फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग पर्पस। मैंने अलग अलग आप लोगों को बता भी दिया। तो इमेज के टैग में हमने लास्ट टाइम देखे थे 2 एट्रीब्यूट, सोर्स का और ऑल्ट का। सोर्स का टैग क्या कर रहे थी, पाथ ऐड करने में हेल्प आउट कर रहा है। इमेजेस के अंदर जाके लोगो coffee.png,
और ऑल्ट के टैग में मैंने आप लोगों को बताया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर हम वो वर्डिंग लिख रहे होते हैं जो कंटेंट राइटर हमें प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैब करके दोनों बंदे हमें कीवर्ड फाइंड करके सैमरश टूल के ज़रिए या जी मैट्रिक्स टूल के ज़रिए या और बहुत सारे मार्केट में एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए वो हेल्प आउट करके वो मोस्ट कॉमनली सर्च होने वाले कीवर्ड्स के बारे में डाटा प्रोवाइड करते हैं डेवलपर को, और वो डेवलपर विद इन द ऑल टैग राइट डाउन करता है, लिखता है उसको, जिससे पेज की रैंकिंग बेहतर होती है, पेज की रैंकिंग बेहतर होती है। तो मैंने रखना है जी इसको लोगो काफ़ी क्लास भी लगा देता हूँ मैं, ठीक, क्योंकि मैंने अब आप लोगों को क्लास के बारे में बता दिया। तो क्लास में मैं क्या करता हूँ, इसकी एक और जो चीज़, जैसे मैंने कंटेनर आप लोगों को बताया डिव पे जब मैंने लगाया था, ये मेरा क्या है जी, इमेज लोगो। क्लास का नाम भी मैंने उसी नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से मैंने सेट कर दिया, जिस तरह से लोगो आ रहा था तो मैंने उसका नाम भी इमेज लोगो रख दिया। क्लास का नेम है, कुछ भी रख सकते हैं आप, डायरेक्ट लोगो भी रख सकते हैं, ठीक। इट्स गुड शॉर्ट एंड एक्सप्लेन, शॉर्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेन लोगो, इमेज लोगो का जो इमेज है वो भी ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया, बेहतर हो गया। तो ये आप लोग पर जितना अच्छा आप लोगों का नेमिंग कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट होगा उससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी, इवन ये कि ये चीज़ें हमारे एसईओ में भी हेल्प आउट कर रही होगी। तो ये मेरा सारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, जिसमें मैंने क्या किया जी, मैंने एक अदद इसको मैं ज़रा एक दफ़ा और भी ओवरव्यू ले लेता हूँ इसका। अच्छा जी, बस एक और चीज़ मैं ऐड करने लगा फॉर द क्लासेस। ये मैंने क्लास लगा दिया, नेविगेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, नेविगेशन, ठीक है। मुझे VS कोड हेल्प आउट कर रहा है, ग्रामेटिकली भी स्पेलिंग चेक भी कर रहा है वो साथ साथ, अगर कोई हेल्प लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ABC उसने मुझे ग्रामेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से भी हेल्प आउट कर। ये मैंने एक क्लास लगा दी फॉर द नेविगेशन डिव, और दूसरी क्लास में ऐड ऑन करने लगा हूँ फॉर द लोगो, तो ये अब जो मेरा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है फाइनली, मेन के टैग में हेडर का टैग आ रहा है, हेडर के टैग में कंटेनर की डिव आ रही है, कंटेनर की डिव में नैव का टैग आ रहा है, ठीक, नैव का टैग आ रहा है। और नैव के टैग में फर्दर मैंने जो डिवीजन की है वो 2 डिव्स यूज़ किए मैंने, नेविगेशन की, नेविगेशन में ULLI का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें हर LI के अंदर एंकर टैग आ रहा है, एक एंकर टैग, ठीक, 6 LIs हैं और हर LI में एक एंकर टैग आ रहा है। एंड देन जब वो डिव कंप्लीट हो जाती है, जो सेकंड डिव स्टार्ट होती है वो लोगो की डिव है, और फिर लोगो की डिव में एंकर टैग अगेन मैंने यूज़ किया है फॉर द सेक के ये पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए हेल्प आउट करेगा, index.html, एंड देन इट्स ओके, या लैंडिंग पेज.html, इसको मैं कर देता हूँ लैंडिंग पेज.html, मैंने पाथ ऐड कर दिया, ठीक, landing-page.html, एंड देन इमेज जो मैंने अभी सारा प्रोसेस करके फोटोशॉप से स्लाइस टूल लगाया, उसको मैंने नेम दिया, उसको फिर मैंने ऑप्टिमाइजेशन हमने उसको डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके सेटिंग वेटिंग चेंज की, फॉर्मेट चेंज सेट किया, उसका PNG में लेकर आना चाह रहा था मैं ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद फिर मैंने ऑल्ट के टैग में भी लिख दिया लोगो कॉफ़ी, और फिर क्लास भी लगा दी, एंड देन एंकर टैग कंप्लीट हो गया, एंड देन डिव कंप्लीट हो गया। ये सारा इसका आउटपुट हम जेनेरिकली इसको हम चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में जाके। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स को मैं क्या करता हूँ जी, क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, ओके, डन डन एंड रिमूव, ठीक है। अच्छा जी, इसका आउटपुट क्या है हमारे पास, इसका भी मैं ये भी रिमूव ऑन कर देता हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, थैंक यू मुझे, थैंक यू, इसको भी क्लियर कर दिया मैंने। अब हो गया जी मेरे पास ये सारा स्ट्रक्चर। उसने क्या किया जी, उसने एक अदद आपका जो हमारा ULLI का जो भी हमने जो कोड लिखा था वो एज इट इज़ उसने डिस्प्ले कर दिया, और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बनने के बाद, स्ट्रक्चर बनने के बाद जो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हमें नज़र आ रहा है वो एक डॉट है, उसके बाद होम लिखा हुआ है, एक
फिर नेक्स्ट डॉट है, लिस्ट बनी हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर मैं OL यूज़ करता तो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ नंबर्स आ रहे होते हैं। क्योंकि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की है, उसमें नंबर्स नहीं आ रहे, उसमें सिंपल डॉट्स हैं, उसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल इजी वीजी चल रहा काम। अब मैं इस वाले सारे स्ट्रक्चर को जो अभी तक मैंने बनाया है इसको मैं स्टाइल भी कर लेता हूँ। कुछ बुनियादी स्टाइल्स लिखता हूँ मैं जाके, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं स्टाइलिंग के भी साथ साथ हम उस चीज़ को भी सीखें, लिखना सीखें। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से प्लस जब हम जावास्क्रिप्ट को बहुत बेसिक लेवल पे अनलॉक करेंगे तो उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जितना मैंने कोड लिखा है, क्योंकि मैंने स्टाइल शीट कनेक्ट की हुई है तो बुनियादी स्टाइल शीट मैं लिख लेता हूँ। तो हम चलते हैं जी style.css के अंदर। अभी मैं बाकी कुछ भी नहीं मैं ऐड ऑन कर रहा, लोगो भी एग्जिस्ट करता है, आता है, आ रहा है, वाइट कलर में है, इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इमेज आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो वाइट कलर में ये आ रहा है इमेज। तो ये इमेज आ रहा है क्योंकि वो वाइट कलर में, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। ये यहाँ पे ये इमेज आ रहा है, दिस इज द इमेज। स्टाइल शीट के अंदर जो पहली लाइन ऑफ कोड, क्योंकि मैं कस्टम CSS लिख रहा हूँ, कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम पेज बनाना सीख रहे हैं, इस सारे डिज़ाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसकी कन्वर्जन कर रहे हैं यूजिंग द कस्टम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। कस्टम का मतलब ये कि हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे उसके लिए, कोई टेलविंड का फ्रेमवर्क जैसे मैंने आपको बताया, बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क बताया, फाउंडेशन का फ्रेमवर्क बताया, प्योर CSS का फ्रेमवर्क मैंने बताया, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के नाम लिए हैं ये मैंने। उसमें से मैं कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद से एक डिज़ाइन को कस्टम CSS के ज़रिए, कस्टमाइज CSS के ज़रिए और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए पेज को बिल्ड कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है विद इन द CSS जो मैं लिखने लगा हूँ वो है स्टैरिक के साइन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन, स्टैरिक, ठीक है। मैथ्स कंप्यूटर में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है तो वो स्टैरिक का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्टैरिक साइन एंड देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट। मैथ्स बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इसमें, स्टाइल शीट में मैथ्स बहुत ज़्यादा है। HTML के अंदर टैग्स का कॉन्सेप्ट है, और अगर आप स्टाइल शीट को अनलॉक करते हैं तो उसमें आपके जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, इवन ये जो आजकल मेरे ख्याल में मैं तो 4 और 5 क्लास का जो मैथ्स है ना वो भी आपको हेल्प आउट करेगा इसमें। 4 क्लास का भी जो स्टूडेंट है ना वो भी CSS कर सकता है, आसान है। क्योंकि जब उसके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इज इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट एंड, करली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, मेन ब्रैकेट, तो ये सारी की सारी उसी के साथ चीज़ें हम प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, स्टैरिक लिखा, स्पेस ऐड किया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड। इसके दरमियान में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखने लगा। जैसे HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टाइल शीट के अंदर, style.css के अंदर, theme.css के अंदर, custom style.css के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप एक सिलेक्टर हो, जैसे एक सिलेक्टर हमने रखा है स्टैरिक, सिलेक्टर आपने यूज़ किया और देन उसके अगेंस्ट आप कोई ना कोई प्रॉपर्टीज। अब मैंने राइट नाउ स्टैरिक यूज़ किया। स्टैरिक रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पेज के अंदर, जहाँ जहाँ पेज है, मेरा जो पेज बना हुआ है राइट नाउ, जो मैंने अभी बनाया आप लोगों के सामने, खास किस्म की स्पेसेस नज़र आ रही हैं आपको। स्पेसेस हैं, फ्रॉम द लेफ्ट साइड स्पेस नज़र आ रही है आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। लेफ्ट साइड से स्पेस नज़र आ रही है, टॉप से स्पेस नज़र आ रही है, इनके दरमियान में आपस में स्पेसेस नज़र आ रही हैं। इसी तरह से हमारा जो इमेज एग्जिस्ट करता है उसमें भी स्पेसेस, जिस तरह से हमने बेसिक HTML का जो पेज बनाया था, तो ये ख़ास किस्म की स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं। इसके दिस इज़ एन इंट्रो बैनर, नीचे से स्पेस, पैराग्राफ के बॉटम स्पेस, इस टॉप से स्पेसेस, बॉटम से स्पेसेस, इसके अलावा पेज के अंदर बहुत सारी स्पेसेस। तो मैंने चूँकि CSS के अंदर एक लाइन ऑफ जो कोड मैंने सिंटेक्स लिखा है वो स्टार्ट किया स्टैरिक से, तो स्टैरिक रिप्रेजेंट कर रहा है पेज को, उसने सारे को सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया सारे पेज को, जो भी पेजेस हैं उसने सेलेक्ट कर लिए। और वो प्रॉपर्टी क्या लगानी है जी उसके अंदर मैंने,
मैंने स्पेसेस को रिमूव करना है। राइट नाउ माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रिमूव ऑल द स्पेसेस। जितनी भी स्पेसेस आ रही हैं, ब्लैंक स्पेसेस आ रही हैं वेब पेज के अंदर, मेरे वेब पेज के अंदर, वो ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। क्यों रिमूव हो जाए? रीज़न क्या है उसका? क्योंकि मेरे डिज़ाइन में डिज़ाइनर ने ख़ास किस्म की स्पेसेस दी हुई हैं, मैंने वो लगानी है। उनको लगाने के लिए मुझे एग्जिस्टिंग स्पेसेस ख़त्म करना पड़ेगा, तभी मैं अचीव कर पाऊँगा डिज़ाइन को। क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए हमने मैक्सिमम कोशिश ये करनी होती है कि डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे ये डिज़ाइन के हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हमारी जो स्पेसेस हैं वैसे ही बने। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही होती हैं, और मैं कस्टम सीएसएस लिख रहा हूँ, मैंने खुद से ये सारी चीज़ें हैंडल करनी है, मैं कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये लाइन लिखने की, इवन ये स्टाइल शीट भी राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी हो जाता है काम, बहुत बहुत ईजी है। लेकिन अभी चूँकि हम कस्टम सीएसएस लिखना सीख रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस चीज़ को लिखना पड़ेगा सिंटैक्स के अंदर, राइट डाउन करना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो उसमें मैंने क्या किया जी, स्टैटिक लिखा, स्पेस ऐड किया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड, और इसमें जो प्रॉपर्टी मैं सीएसएस की लिखने लगा हूँ वो है जी पैडिंग। पैडिंग एंड द सेकंड प्रॉपर्टी, वैल्यू नहीं दे रहा, पहली प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट वैल्यू है। सिलेक्टर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट, पैडिंग, रूल्स हैं, बिल्ट इन रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रीसेट्स हमें HTML टैग्स के दे दिए गए हैं, उसी के अंदर रहते हुए हमने अपना पेज बनाना है। तो इसी तरह से ऑन अ सिमिलर पैटर्न CSS के अंदर हमें प्रीसेट्स दे दिए गए, एक तरीका बता दिया गया CSS लिखने का, उसी के मुताबिक हमने इसको लिखना है, बनाना है। तो उसमें पहला वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर्टी को, जो फंक्शनल होगी, जो भी हम यूज़ करना चाह रहे हैं। पैडिंग है, मार्जिन है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट वेट है, लाइन हाइट है, पोजीशन है। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने लगाना है, कोई बटन बनाना है हमने, बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट का कलर है, अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, डिव की अलाइनमेंट है। स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले ग्रिड है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, बुनियादी चीज़ें, इसको हम लिखेंगे बाकायदा जब हम हो ज़्यादा बेहतर। तो ये सारी की सारी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी तरह से जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की अभी राइट ना, वो पैडिंग यूज़ की है। पैडिंग क्या कर रही होती है? पैडिंग हमारे किसी भी टैग के, किसी भी एलिमेंट के इंटरनल स्पेसिंग को कंट्रोल कर रही होती है। इंटरनल, जैसे ये ऑर्डर नाउ का आप लोग बटन देख रहे हैं, लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द जो स्पेस है, जो गैप है, वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसको मैंने किया क्लोज, ठीक है जी। ये आप गैप देख रहे हो, यहाँ से टॉप से एक गैप नज़र आ रहा है। ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर का जो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसके टॉप में खास स्पेसिंग है, इसके लेफ़्ट साइड से एक खास स्पेसिंग है, इसके बॉटम से खास किस्म की स्पेसिंग है। तो इस चीज़ को जो इंटरनल स्पेसिंग, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल स्पेसिंग। जितना भी ये आपको ऑर्डर नाउ का जो बटन बना हुआ नज़र आ रहा है, अंदर की जितनी भी एक खला है, स्पेस है जो आप देख रहे हो, इसको दिस इज़ विद इन द CSS, क्योंकि हमने इस पे बटन को बनाना होगा, बिल्ड करना होगा। और मैं राइट नाउ पूरी ओवरऑल पेज की स्पेसिस को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो मैंने यूज़ की है प्रॉपर्टी, वो है पैडिंग। और पैडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है CSS के अंदर लिखने के लिए, वो पैडिंग की प्रॉपर्टी, और उसके आगे जो भी वैल्यू मैं देना चाह रहा हूँ वो मैंने अभी नहीं लिखी, वो मैंने ब्लैंक रखी है। इसके साथ साथ मार्जिन, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें हैं जी, एक है जी पैडिंग और एक है मार्जिन। जो सबसे ज़्यादा हम अपने पेज के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, पैडिंग और मार्जिन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। स्पेसिस पर डिपेंड कर रहा होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें, डिसीजंस हम ले रहे होते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। डिज़ाइन मेरे सामने ओपन है और मैं डिज़ाइन के हिसाब से ये सारी चीज़ें बनाने के लिए लिख रहा हूँ विद इन द CSS। पहले मैंने इसका HTML कोड सारा स्ट्रक्चर लेआउट रेडी किया। जब वो चीज़ें डन हो गई, अब चूँकि मैंने उसके ऊपर कुछ बुनियादी स्टाइल्स लगाने हैं, तो उसके लिए जो पहला स्टेप मैंने लिया है, इनिशियल स्टेप, पहला स्टेप मैंने लिया है इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए,
बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, फ्रंट एंड ब्राउज़र के अंदर पेज दिखेगा कैसे, नज़र कैसे आएगा यूज़र को, एज़ पर द डिज़ाइन, जो डिज़ाइन रिकमेंड हुआ है, साइन ऑफ किया है, अप्रूव किया है क्लाइंट ने, उसके हिसाब से ही देख पाएगा यूज़र इस डिज़ाइन को। तो वो स्पेसेस का कॉन्सेप्ट है, स्पेसेस का कॉन्सेप्ट। अभी राइट नाउ मैं स्पेसेस की बात करूँ तो जैसे मैंने इंटरनल स्पेसिंग आपको बताया, किसी भी एलिमेंट की इंटरनल स्पेसिंग, जैसे मैंने बटन की इंटरनल स्पेसिंग बताई, अंदर का जितना भी एक उसकी स्पेस है, इसी तरह से एक इसकी आउटर स्पेसिंग भी है। आउटर स्पेसिंग क्या है, यहाँ से ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, नीचे बॉटम से बटन के, यहाँ से इस पैराग्राफ के बॉटम से स्पेसिंग ये नज़र आ रही है आपको, या बटन के टॉप से पैराग्राफ से एक गैप नज़र आ रहा है, स्पेस नज़र आ रही है आपको, दिस इज ऑल्सो पार्ट। तो जो आउटर स्पेस होती है वो मार्जिन कहलाती है, मार्जिन्स। और वो मार्जिन इस टाइटल के बॉटम से भी ये नज़र आ रहा है हमें, इस सब टाइटल के बॉटम से नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये एक टाइटल एंड देन इन दोनों के दरमियान एक गैप है, दिस इज़ मार्जिन। एंड देन दिस इज़ द इमेज, इसके दरमियान पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके दोनों के दरमियान गैप। एंड देन स्क्रॉल डाउन, टाइटल और इसके दरमियान गैप, इसी तरह से इमेज और इसके दरमियान एक गैप। एंड देन गेट अ वाउचर, और ये नीचे स्पेस आ रही है, ठीक है। ऊपर ये इमेज लगा हुआ है सारा, जो हम स्लाइस करेंगे, स्लाइस करके ले जा सकते हैं। एंड देन दिस इज, और फिर ये बटन, तो ये गैप आ रहा है। आउटर स्पेसिंग किसी भी एलिमेंट के, आउटर स्पेसिंग किसी भी एलिमेंट की, जैसे हेडर है, हेडर पूरा हेडर और उसका आउटर स्पेसिंग। हेडर हमने बना लिया, हेडर रेडी हो गया हमारा, तो हम आउटर स्पेसिंग क्या देना चाह रहे हैं, इसको स्पेस ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से, या हम कोई इस वाले लोगों को स्पेस ऐड करना चाह रहे हैं। इसी तरह से वो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एंड देन इफ़ वी नीड टू गिव द स्पेसेस अबाउट, ब्रांचेस, मेन्यू, कॉन्टेक्ट, सब में ख़ास किस्म का गैप नज़र आ रहा है आपको, ख़ास किस्म का, इन तमाम के अंदर ख़ास किस्म का गैप नज़र आ रहा है। तो स्पेसिफिक एरिया को जाके हमने टारगेट करना है, स्पेसिफिकली टारगेट करना है, इंटरनल स्पेसिस को भी टारगेट करना है और आउटर स्पेसिस को भी टारगेट करना है। तो उसके लिए जो एक जर्नल रूल बना दिया हमने, लगा दिया स्ट्रक्चर को विद इन द CSS, जो हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की वो पैडिंग यूज़ की, और जो सेकंड हमने यूज़ की वो मार्जिन यूज़ किया। बॉक्स मॉडल का भी कॉन्सेप्ट होता है, इस सारी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन जो किया ना, वो बॉक्स मॉडल के ज़रिए भी हम हैंडल कर रहे होते हैं। ये मैंने क्या कर दिया जी, इसके अंदर एक वैल्यू लिख दी फॉर द पैडिंग, फर्स्ट वैल्यू। पैडिंग लिखने का तरीका क्या होता है, पैडिंग लिखा, वैल्यू उसकी मैं लिखने लगा हूँ। वैल्यू लिखने का क्या तरीका होगा, द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द टॉप, ठीक, टॉप। जैसे मैं बटन के ऊपर आ जाऊँ वापस, आप लोगों को समझाने के लिए वापस हम चलते हैं बटन के ऊपर। डिज़ाइन के अंदर फोटोशॉप में मैं चल रहा हूँ जी बटन पे, ऑर्डर नाउ का जो बटन है, एंड देन दिस इज द बटन। चलो फ्रॉम द टॉप स्पेसिंग, ठीक, फ्रॉम द टॉप स्पेसिंग, तो वो मैंने क्या कर दिया 0, एंड देन राइट क्लॉकवाइज चल रहा होता है, ठीक, क्लॉकवाइज। पहले 12 बजेंगे, फिर दोपहर के 3 बजेंगे, फिर शाम के 6 बजेंगे, फिर रात के 9 बजेंगे, क्लॉकवाइज। एंड देन बॉटम, एंड देन लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, क्लॉकवाइज पैडिंग चल रही होती है। और इसी तरह से मार्जिन भी उसी पैटर्न पे चल रहा होता है। स्पेसेस लगा रहा हूँ मैं 0, हाँ जी, अभी क्योंकि मैं कोई वैल्यू नहीं देना चाह रहा, मैंने सबकी जगह स्पेसेस ऐड कर दी हैं। और ये लिखना ऐसे ही, आपने ऐसे वर्कआउट नहीं करेगा, इसी तरह से ही वर्कआउट करेगा। इस तमाम स्ट्रक्चर को लिखने का जो तरीका है, आपको एक तो W3 स्कूल्स की जो मैंने वेबसाइट बताई है आपको, वो हाईली रिकमेंडेड है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप AI से हेल्प ले सकते हैं। प्लस ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए, जैसे हमने HTML के अंदर टैग्स के हमने लिखे, वो हमें तरीका पहले से बता दिया गया। इसी तरह से स्टाइल शीट के अंदर भी सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं, बस हमने उसके मुताबिक ही काम करना है। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। जब आप लोग एक दफ़ा लिखोगे, खुद से करोगे, अटैम्प्ट करोगे, चीज़ें समझ आने लगेंगी आपको। तो ये मैंने क्या किया जी, मैंने इस बटन का जो कॉन्सेप्ट मैंने स्पेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। अभी मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ स्पेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट देने के लिए ये टॉप स्पेसिंग, एंड देन राइट, एंड देन बॉटम, एंड देन लेफ्ट, तमाम की तमाम जो स्पेसेस है मैंने वो रिमूव कर दिए हैं। हर एलिमेंट, स्टैटिक का मतलब है जितने भी पेज के अंदर टैग्स आ रहे हैं, सेलेक्टर आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबको उसकी स्पेसेस को रिमूव ऑन कर दे। एंड देन द मार्जिन, और उसकी आउटर स्पेसिंग,
आउटर स्पेसिंग मतलब जैसे यहाँ से कोई स्पेसिंग आ रही है, यहाँ से ये टाइटल के स्पेसिंग आ रही है, इसी तरह से ये इमेज की स्पेसिंग आ रही है, इसी तरह से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी पूरा और ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने स्टैटिक यूज़ किया, वो तमाम सेलेक्टर्स को जाके उसने गेट कर लिया। मेरे पेज के अंदर आने वाले जितने भी टैग्स हैं, ULI का टैग है, एंकर टैग है, सेक्शन का टैग है, H1 का टैग है, H6 का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, फुटर का टैग मैं यूज़ कर लेता हूँ, वगैरह वगैरह जितने भी इस पे लगे हुए हैं HTML, सब के सब वो उसने जाके उसको ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, ये वाली स्टैटिक पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और उसमें पैडिंग और मार्जिन दो चीज़ें मैंने ज़ीरो वैल्यू कर दी है। ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है रिमूव कर दो, जहाँ भी आ रही हो वो ख़त्म कर दे, स्पेसिंग रिमूव ऑन कर दे। सेव करता हूँ मैं एंड देन गो टू द ब्राउज़र। अब देखें, जैसे ही मैंने स्पेसिस, पहले स्पेसिस नहीं है मैंने रखी थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वो डॉट भी नज़र आ रहा था हमें, स्पेसिस नज़र आ रही थी इनके दरमियान, और इसके साथ ये इमेज भी अब वो क्लोज ऑन कर दिया उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको अब हर चीज़ उसने, ये स्पेस ख़त्म हो गई, ये इमेज आ रहा है हमारा, और वो स्पेसिस भी, पहले स्पेसिस भी आ रही थी, स्ट्रक्चर भी स्कैटर्ड था, समझ से हमारी वो एक तरह की जो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो डिज़ाइन के हिसाब से, वैसे नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें। तो ये वाली प्रॉपर्टी मुझे हेल्प आउट कर रही है। अब जो पेज के अंदर मैं जो भी एलिमेंट लगाऊंगा, कस्टम CSS में मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी एलिमेंट मैं लगाऊंगा, सब की जो पैडिंग और मार्जिन है, जो दो बुनियादी चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर हैं हर एलिमेंट के अगेंस्ट, वो उसने उसको ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल एक और मैं यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इन चीज़ों का ना आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये मैंने यूज़ किया सेमी कॉलन, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है HTML के अंदर, लेकिन जिस तरह से अच्छा जी, इसके बाद ये भी सेमी कॉलन मैंने ऐड किया, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़रा सी कोई चीज़ अगर आप मिस कर जाओगे तो वो वर्कआउट हो सकता है ना करे, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्राउज़र में वर्कआउट ना करे। और वैसे भी VS कोड के अंदर आप काम कर रहे हो, तो VS कोड आपको हेल्प आउट करेगा, बताएगा कि यार आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, रेड लाइन उसने मार्क करके बता दिए कि आपका सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है, जो आप मिस कर गए हो, सेमी कॉलन, ठीक। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी टू सेट वैल्यूज़ फॉर द थिकनेस of the padding area. If left is omitted, it is the same as right. आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, अब इसका स्नैपशॉट लेके ChatGPT से पूछ सकते हैं, यार ये क्या बात हो रही है, ठीक है। स्नैपशॉट, क्लिक, प्रिंट स्क्रीन, गो टू द ChatGPT। मेरे बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं, अगर उन्हें इंग्लिश में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो ऐसे ही करते हैं, एंड देन पेस्ट, and then help me to understand in Urdu, ChatGPT आपको ये हेल्प आउट करेगा, ठीक है। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, ये ChatGPT के अंदर बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है कि वो आपको बताएगा उर्दू में। जेमिनाई के अंदर नहीं है, जेमिनाई शायद आपको वही बताएगा कि यार इंग्लिश पढ़ के आओ पहले, फिर मैं हेल्प आउट करूँ। ग्रॉक के अंदर भी ये मसला है, ग्रॉक ज़रा हमें प्रोग्रामिंग एंड पे हम उससे हेल्प ले रहे होते हैं, जब हम ये काम कर लेंगे, सारा पेज बना लेंगे और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी होगी, तो फिर हम ग्रॉक से हेल्प ले सकते हैं। वैसे ChatGPT इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हेल्प आउट करने वाला सबसे अच्छा टूल है AI का। इस दफ़ा तो मेरे बच्चों ने सारा होमवर्क ही AI के ज़रिए किया। मैं कह रहा था यार अगली दफ़ा तो आप लोग होमवर्क भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है भाई सारा बच्चा ये चीज़ें कर रहा है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, इजी है। उर्दू में आपको सारा हेल्प आउट कर रहा है कि जी वजाहत भी कर दी उसने, उर्दू में सारा चल रहा है, बिल्कुल पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, लैंग्वेज बैरियर तोड़ दिया इन्होंने, मतलब कमाल ही कर दिया, नेक्स्ट लेवल काम। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, और कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पूरी पूरी वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उनको कख नहीं पता कोडिंग का, उनको बिल्कुल बेसिक ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, ऐसे ही कर रहे हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, पूरे पूरे इमेजेस बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग हो रही है, और वो कहाँ से कहाँ
सिनेरियो हैज़ बीन टोटली डिफरेंट। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन, उन्होंने कभी कंप्यूटर का एक पेज भी ओपन करके नहीं देखा। तो ये काम चल रहा है इस तरह, तो आप लोग भी कर सकते हैं, It's up to you। ठीक है, ये आपकी स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह ये सारा उसने, तो ये एक बुनियादी सा मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। उसने करेक्ट करके भी ना नीचे कोड भी बता दिया आपको कि यार ये आपका कोड है जो आप कर गए और ये दुरुस्त करना है आपने, दुरुस्त कोड उसने एक्सप्लेन भी कर दिया। ये गलत कोड है, नीचे दुरुस्त कोड, ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, सारे के सारे। अच्छा जी, एक और लाइन में लगा देता हूँ, उसके बाद हम इसके बाद लिखते हैं जी हम, क्योंकि मैंने कलर ऐड करना है, ये वाला बैकग्राउंड कलर ना मैंने ये ऐड करना है, तो मैं इसी काम को करने के लिए ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो नज़र नहीं आ रहा लोगो, तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली जाके ये वाला जो कलर है ना, ये वाला जो कलर है ये मैं ऐड कर देता हूँ। स्पेसेस रिमूव किए अभी मैंने, और सेकंड में क्या करने लगा हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐड करने लगा हूँ। बैकग्राउंड कलर कौन सा वाला करना है मैंने, ये वाला। फोटोशॉप में मैं काम कर रहा हूँ, और फोटोशॉप में कलर कोड कॉपी करने के लिए हेक्स डेसिमल वैल्यू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था हेक्स डेसिमल वैल्यू के बारे में, तो हेक्स डेसिमल वैल्यू 6 डिजिट कोड, 6 हिंसों पे जो कोड है वो हमें चाहिए, बेस करता है जो, वो करने के लिए, क्लिक करने के लिए, मुझे पिक करने के लिए, कॉपी करने के लिए, यहाँ से उसका कोड कॉपी करने के लिए मैं इस वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, या मैं कलर पे करूँ, वो ऑलरेडी ये लेयर आ रही है, ठीक है। दिस इज द बैकग्राउंड कलर जो मैंने अभी ऑफ भी की थी आप लोगों के सामने। ये वाला जो लेयर है इसको, या फिर ये कलर पिकर टूल, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। एज अ डेवलपर हमें ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने कलर पिकर टूल उसका मैंने सेलेक्ट किया ना, एक तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और वो जो मेरा कर्सर है ना उसने चेंज कर दिया उसको, ड्रॉपर उसको ड्रॉपर होता है बच्चों को ना, मेरे जो वो बच्चे हैं वो जो पेंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं कलर, तो वो ड्रॉपर यूज़ कर रहे होते हैं। ड्रॉपर क्या करता है, वो कलर मिक्स कर देता है, डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक कलर है, रेड कलर है, और ब्लू कलर है, कलर मिक्सर भी कह सकते हो उसको। तो वो उसने वही कर्सर बना दिया, छोटा सा कर्सर बन गया। तो जैसे वो सिलेक्ट हुआ है ना, तो मैं जब मैं क्लिक करूँगा इसको यहाँ पे, जैसे मैंने क्लिक किया मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये आप लोग के सामने जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट कोड कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से, HSB, रेड ग्रीन ब्लू। इससे हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ताल्लुक मैटर करता है, क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं वेब के ऊपर, वो इन्हीं 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से, रेड ग्रीन ब्लू, वैल्यू फॉर द रेड 0 to 255, फॉर द ग्रीन 0 to 255, फॉर द ब्लू 0 to 255। इसके दरमियान में जैसे हम रियल टाइम कलर्स को मिक्स करते हैं तो एक और नया कलर बन जाता है। तो इसी तरह से वेब के अंदर जब हम इन 3 कलर के वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। कलर जो भी कलर है, जैसे इस वक्त हम ये कलर देख रहे हैं, हमारे पास एक डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर आ रहा है, इसको नेवी ब्लू कलर भी कह सकते हैं। तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, जब रेड की वैल्यू 0 से 255 के दरमियान 34 रखी गई, 34, एंड देन ग्रीन के लिए 0 से 255 के दरमियान 40 रखी गई, एंड देन ब्लू के लिए 0 से 49 रखी गई, 255 के दरमियान 255 के 49 रखी गई। तो जो कलर बना हमारे सामने वो ये वाला कलर बना, और उसका कलर कोड मुझे रिक्वायर है मेरे केस में, वो क्या है जी, 222831। और इसी तरह से CMYK, ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इस वक्त हमारे रूम में यहाँ पे काफ़ी सारी प्रिंटिंग के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पे मार्केटिंग के लिए। तो जो प्रिंट के लिए कलर यूज़ होते हैं वो CMYK, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। तो ज़्यादातर हमारा जो काम है ना, मोस्ट कॉमनली हम लोग RGB कलर्स के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम CMYK के ऊपर भी सेकंड प्रायोरिटी पे हम रख सकते हैं फोकस। माइट भी किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हो और वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए भी बने, उसको आगे उन्होंने डेवलपमेंट करनी हो, तो आप लोगों को CMYK का भी बुनियादी आइडिया होना चाहिए। तो RGB ग्रीन
रेड ग्रीन ब्लू ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बुनियादी चीज़ है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। वेब कलर्स भी बोलते हैं इसको, RGB कलर्स या वेब कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से। तो मुझे ये वाला कलर ना कोड कॉपी चाहिए, हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए 6 डिजिट, 3 मरतबा 2 2 का हिस्सा एंड देन 831। इसी को मैंने किया कॉपी, इसको मैंने किया, क्या कर लिया जी मैंने इसको किया कॉपी। आई कॉपी दिस कोड फ्रॉम द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स जो फोटोशॉप के अंदर ओपन हुआ है, उसमें से मैंने जाके कलर कोड को कॉपी कर लिया। CSS में आता हूँ मैं, CSS में आने के बाद मैं एक लाइन लिखता हूँ, मैंने स्टैटिक लिखा था, अब मैं लिखता हूँ जी बॉडी, क्योंकि मैं बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ, एंड देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड। और जो CSS की प्रॉपर्टी है जो मैं इस वक्त यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो कौन सी है जी, बैकग्राउंड कलर की। पहले मैंने पैडिंग यूज़ किया, मार्जिन यूज़ किया, 2 प्रॉपर्टीज़। अब मैं एक और नई प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर की, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इंग्लिश का वर्ड है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, और उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद हैश का साइन, हैश जैसे मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, तो ये हैश आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हैश आपको फोटोशॉप के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो वही हैश मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड देन पेस्ट किया मैंने वही वाला कलर जो मैंने अभी आप लोग के सामने कॉपी किया था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दिया। सो कलर जो है वो वाला लग गया है, और वो बॉडी के टैग दिए गए। बॉडी का मतलब है जितना भी आप देख रहे हो लेआउट, यहाँ पे आप लोगों को वाइट कलर में नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अपने कोई कलर मतलब ट्रांसपेरेंट है, वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं। तो जब हमने उसको चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया विद द हेक्साडेसिमल वैल्यू, 6 डिजिट हेक्साडेसिमल वैल्यू चेंज कर दिया मैंने। और जब मैंने जाके इसको सेव किया, अभी मैंने सेव नहीं किया फाइल को, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू सी द कलर विद इन द ब्राउज़र। अब जब मैंने उसको सेव किया तो जैसे ही मैंने उसको रीलोड किया था, वो मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सो द मैजिक हैपन्स, स्टाइल शीट इन एंड द मैजिक हैपन्स, मैजिक स्टार्ट। स्टाइल शीट इज अ बेसिकली मैजिक, और जावास्क्रिप्ट हमारे बिहेवियर को चेंज कंट्रोल कर रहा है हमारे पेज पे। वो हम जब आगे चलेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि हमारा पेज डेस्कटॉप पे ऐसे नज़र आ रहा है, फ़ोन के ऊपर कैसे नज़र आएगा। और हमारी पहली प्रायोरिटी भी यही होती है, जब हम वेब पेज बना रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि वो वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगी, क्योंकि इस वक्त जितना भी वेबसाइट बनाने का काम है वो सब का सब वेबसाइट फोकस किया जा रहा है मोबाइल के ऊपर। तो आई थिंक मेरे ख्याल में टुडे फॉर इनफ, मैं ज़्यादा आगे मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा एक हो गई है चीज़ थोड़ी सी, तो इसी चीज़ को हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी ये भी कोशिश होगी कि आप लोगों को ना सबको इस तरह से, ये डिज़ाइन है ना, जैसे जिस डिज़ाइन में मैं काम करूँ, इसी पैटर्न पे डिज़ाइन आप लोगों का डिफरेंट होगा, लेकिन इस पैटर्न पे मैं आप लोगों को भी एक डिज़ाइन असाइन कर दूँ, ताकि आप लोग साथ साथ टैग्स के कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो, साथ में आप लोगों को ये भी पता हो कि हमने बनाना क्या, बिल्ड क्या करना है, किस चीज़ को हमने, वो ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा, समझ आएगा आप लोगों को पैटर्न कि अच्छा है इस तरह से काम हो रहा है, और इसको हमने ऐसे बनाना होता है, बिल्ड करना होता है, वगैरह वगैरह, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट बनाना होता है। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और ये आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा उसका यूट्यूब का लिंक। कोशिश आप लोगों ने अपने एंड से लाजमी करनी है, जितना ज़्यादा आप लोग टाइम दोगे उसका उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। स्टार्टिंग में ज़रा थोड़ी एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें वो भी हैं कि ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ये आप लोगों का अपना एक वो है कि किस लेवल तक आप लोग जाके उस चीज़ को करते हो। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे ये भी हो गई है कि क्योंकि मैंने गिटहब पे वो बनाया हुआ रेपो ऐड किया हुआ है ना, तो अब मैं जैसे ही यहाँ से कोड को पुश करूँगा तो वो खुद ब खुद मूव ऑन कर जाएगा क्लाउड पे, तो ये भी मुझे बेनिफिट है इस चीज़ का। अच्छा जी, मैंने ये वाला रिकॉर्डिंग को रोकना है एंड देन